देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या और स्क्रीन शेयर है। यस मैम। अच्छा देखो हम लोग रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर हमारा कंप्लीट हो ही चुका था, बस 2 होमवर्क दिया हुआ था, वो एक बार डिस्कस कर देते, फिर हम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो है वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा तो कौन सा बाकी था? क्वेश्चन नंबर 3 और 4 ये बाकी था, ठीक है। तो ये देखो क्वेश्चन नंबर 3 अगर तुम लोगों ने किया है तो ठीक है, कोई बात नहीं, एक बार जस्ट टैली कर लो और कुछ भी डाउट है तो देख लो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर बोला है मिस्टर ए क्लोज्ड हिज बुक्स ऑफ अकाउंट्स on 30th September 2020 in spite of difference in the trial balance। बोल रहा है कि ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस होने के बाद भी इन्होंने अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज कर दिया, मतलब फाइनल अकाउंट्स बना लिया। द डिफरेंस वाज 830, डिफरेंस आया था 830। द क्रेडिट्स बीइंग शॉर्ट, ठीक है। 830 का जो डिफरेंस है वो क्रेडिट साइड में कम दिख रहा था, ठीक है। जैसे देखो ये ऐसे अगर हो रहा है, ये डेबिट है ये क्रेडिट है, ठीक है। क्रेडिट साइड में हम लोग का 830 कम दिख रहा था टोटल में, इसका मतलब सस्पेंस लिख के क्रेडिट साइड में 830 लिखा गया होगा। इट वाज कैरिड फॉरवर्ड इन सस्पेंस अकाउंट, ये सस्पेंस अकाउंट में दिया गया इन 2021 फॉलोइंग एरर्स वेयर लोकेटेड। फिर इसके बाद इन्होंने 30th सितंबर को इन्होंने अकाउंट बना लिया था, इनका ईयर एंड 30th सितंबर को होता होगा, और इसके बाद इन्होंने कुछ एरर आइडेंटिफाई किया कि क्यों ऐसा डिफरेंसेस आया, तो सेल बोल रहा है ये। अच्छा अब देखो अब यहाँ पर एरर स्टार्ट हो गया, हम लोग को क्या करना है, इसको हम लोग जो एक एक करके लिखते जाते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ से हटा देते हैं ये वाला, ठीक है। तो ये देखो क्वेश्चन नंबर 3 करेक्ट रॉन्ग और रेक्टिफाइड। अच्छा क्योंकि फाइनल अकाउंट्स बन गया था तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जितने भी हमारे नॉमिनल अकाउंट्स हैं वो सारे नॉमिनल अकाउंट्स को हमें पीएल एडजस्टमेंट से रिप्लेस करना पड़ेगा। तो पहला ट्रांजैक्शन था सेल ऑफ 2300 टू मिस्टर लाला वाज पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ मिसेस माला। तो मिस्टर लाला को सेल किया गया था, ठीक है, जबकि वो मिसेस माला को क्रेडिट कर दिया गया है। तो मिस्टर लाला को सेल करने का एंट्री क्या होना चाहिए, मिस्टर लाला को सेल करने का एंट्री होना चाहिए था मिस्टर लाला टू सेल्स 2300, ठीक है। यहाँ पर गलती क्या हुआ, इसी सेल को क्रेडिट ऑफ मिसेस माला कर दिया गया, तो टू मिसेस माला, ठीक है, ये कर दिया गया। ऐसा क्वेश्चन हमें बता रहा है तो इसीलिए किया। तो सेल्स तो ठीक है होना चाहिए, मिस्टर लाला नहीं किया है तो मिस्टर लाला अभी लिखेंगे। गुड इवनिंग इनकी। गुड इवनिंग मैम। अच्छा देखो मिस्टर लाला यहाँ पर डेबिट हो जाएगा, मिसेस माला, मिसेस माला हमें नहीं चाहिए, क्रेडिट हुआ है, तो मिसेस माला को हम लोग करेंगे यहाँ पर डेबिट, ठीक है। तो ये कैंसिल हो जाएगा ये सही एंट्री के लिए। तो टू क्या लिखना पड़ेगा, टू लिखेंगे सस्पेंस, ठीक है। सस्पेंस हम लोग हमेशा लिख सकते हैं एक्सेप्ट अगर हमारा ट्रायल बैलेंस नहीं बना है तो। यहाँ पर हो गया टोटल 4600, ये बन जाएगा, ये रेक्टिफिकेशन एंट्री। अब इसको कुछ हमें चेंज भी नहीं करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये देखो लाला माला ये दोनों में से कोई भी नॉमिनल अकाउंट तो है नहीं किसे हमें पीएल एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो फाइनल आंसर कौन सा हो गया, ये वाला, ठीक है। ये हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा। फाइनल आंसर के लिए ना हम ऐसा बना देते ताकि तुम लोग को समझ में आ जाएगा फाइनल आंसर, क्योंकि पता है ये तो रफ वर्क चल रहा है। अच्छा फिर देखो नेक्स्ट यहाँ पर क्या बोला है, ए टोटल ऑफ द रिटर्न इनवर्ड बुक, रिटर्न इनवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न बुक का जो टोटल है 1240 वो लेजर में पोस्ट नहीं हुआ है, ठीक है। तो सेल्स रिटर्न डेबिट होता है, तो सेल्स रिटर्न कितना हुआ होगा, यहाँ पर लिखते हैं सेल्स रिटर्न दिखना चाहिए था 1240, ये हम लोगों ने रिकॉर्ड ही नहीं किया। देखो क्या बोल रहा है, ये हम लोगों ने रिकॉर्ड ही नहीं किया।
ये देखो यहाँ पर बोल रहा है कि टोटल रिटर्न इनवर्ट वाज नॉट पोस्टेड, लेजर में पोस्ट नहीं हुआ है, मतलब इसका रिकॉर्डिंग मतलब लेजर पोस्टिंग नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब हम लोगों का लेजर पोस्टिंग नहीं हुआ है मतलब जर्नल एंट्री किया नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट कर देंगे और टू क्या करेंगे, सस्पेंस, ठीक है, टू सस्पेंस करेंगे 1240 का। अब यहाँ पर सेल्स रिटर्न हम लोग का एक नॉमिनल अकाउंट है, तो फाइनल आंसर क्या होगा, ये मेरा फाइनल आंसर नहीं होगा, फाइनल आंसर को हम ऐसे लिख देते हैं, फाइनल आंसर हो जाएगा सेल्स रिटर्न के जगह लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, पीएल एडजस्टमेंट, ठीक है, पीएल एडजस्टमेंट टू सस्पेंस, ठीक है, 1240। क्वेश्चन नंबर 3, देखो इसमें क्या बोल रहा है, फ्रेट पेड ऑन ए मशीन 5600 वाज पोस्टेड टू द फ्रेट अकाउंट। बोल रहा है मशीन का फ्रेट पे किया है, तो मशीन का फ्रेट मतलब मशीन का भाड़ा, ठीक है, मशीन का फ्रेट पे किया है हम लोगों ने, मतलब भाड़ा यानी लेके आने का खर्चा, फ्रेट पे हुआ है, 10% डेप्रिसिएशन भी चार्ज हुआ है, बट मशीन का भाड़ा पे करने से मशीन का प्राइस बढ़ जाएगा, जैसे तुम लोग पढ़ते हो ना कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि ये बार बार हमें नहीं करना है कोई एक अकाउंटिंग पीरियड में। अगर हम कोई फिक्स्ड एसेट खरीदते हैं, मान लो मैंने एक फर्नीचर सोफा खरीदा 10,000 रुपए का, उस सोफा को लेके आने का खर्चा लगा 1,000 रुपए, तो सोफा मेरा पूरा बनता है 11,000 रुपए का, ठीक है। उसी तरह से अगर मशीन मैंने खरीदा है और उस पर फ्रेट पे किया है, उसको मुझे मशीन अकाउंट में ही ऐड करके दिखाना चाहिए, ठीक है, जैसे सोफा के कॉस्ट में ऐड होना चाहिए था, तो यहाँ पर एंट्री होना चाहिए था मशीन टू कैश, कितना होना चाहिए 5600। बट हुआ क्या है, फ्रेट डेबिट हो गया है, फ्रेट टू कैश, ये गलत है, क्योंकि ये हम लोग सिर्फ रेट बोल के, ये हमारा खर्चा नहीं है, ये रेवेन्यू खर्चा नहीं है कि इसको खर्चे के नाम पे रिकॉर्ड करेंगे, ये हमारा कैपिटल खर्चा है, तो कैपिटल एसेट के नाम पे बुक होना चाहिए। अब सही कैसे करेंगे, मशीन रिकॉर्ड नहीं किया तो मशीन बोल के रिकॉर्ड करेंगे, फ्रेट को कैंसिल करेंगे, टू फ्रेट। अच्छा, मैंने तो और गलती कर दिया, देखो यहाँ पर गलती मैंने क्या किया, यहाँ इन्होंने वैल्यूज भी गलत लिखे थे, 6,500 लिखा हुआ था, ठीक है, तो हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा, इन्होंने 5,600 नहीं लिखा, तब तो ठीक था, इन्होंने लिखा है 6,500, ये भी गलती किया है, एंट्री भी गलती, वैल्यू भी गलती, तो टू फ्रेट 6,500 होने से यहाँ दो मिसमैच दिख रहा है, ठीक है। तो इसको सही करने के लिए हमें डेबिट साइड में कुछ वैल्यू ऐड करना पड़ेगा, ताकि डेबिट क्रेडिट इक्वल हो जाए, कितना ऐड करना पड़ेगा, दोनों का डिफरेंस 6,500 और 5,600, मतलब 900 का डिफरेंस जो है यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे सस्पेंस बोल के 900। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो फाइनल आंसर ये नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि मेरा यहाँ पर एक नॉमिनल अकाउंट है, कौन सा नॉमिनल अकाउंट है, मशीन, ये तो रियल अकाउंट है, एसेट है, फ्रेट नॉमिनल अकाउंट है, तो मेरा एंट्री ऐसे होना चाहिए, मशीन अकाउंट डेबिट 5,600, सस्पेंस डेबिट 900, टू पीएल एडजस्टमेंट 6,500। देखो और लॉजिकली भी एक बार देखो, जहां जहां हमारा पीएल एडजस्टमेंट डेबिट या क्रेडिट हो रहा है, अगर हम लोगों ने सेल्स रिटर्न बुक नहीं किया था तो हम लोग का प्रॉफिट गलत दिख रहा होगा, क्योंकि मैंने सेल किया है तो प्रॉफिट बुक किया है, लेकिन मेरा सेल का अगर रिटर्न हो गया तो मेरा प्रॉफिट भी तो कम हो जाएगा, तो मेरा प्रॉफिट अगर कम हो रहा है, वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, तो मेरा प्रॉफिट मुझे कम करना चाहिए, तो देखो पीएल डेबिट हो गया है ना, क्योंकि पीएल तो एक नॉमिनल अकाउंट है, वहां पर एक्सपेंस या लॉस होगा तो वो कम डेबिट करना चाहिए, और अगर हमारा इनकम या गेन्स होगा तो क्रेडिट होना चाहिए। अब देखो जैसे हम लोगों ने फ्रेट का खर्चा दिखाया, बट फ्रेट हमारा कोई डे टू डे का खर्चा नहीं था, यहाँ पर ये हम लोग का कैपिटल खर्चा था, मशीन के दाम पे ऐड होना था, तो क्योंकि हम लोगों ने फ्रेट को खर्चा दिखा दिया, ठीक है, ये खर्चा नहीं है, जैसे कि
अगर कोई मशीन खरीद रहा है बिजनेस करने के लिए, वो उसका खर्चा नहीं है, क्योंकि वो उसे फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट देगा, वहां से इनकम होगा। तो ये देखो मशीन का खर्चा रिकॉर्ड नहीं होता है, मशीन का यूज का डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड होता है। उसी तरह से यहाँ पर देखो फ्रेट रिकॉर्ड करने की वजह से हमारा प्रॉफिट कम दिख रहा होगा, ठीक है। तो हम लोगों ने प्रॉफिट को ज्यादा दिखा दिया, मतलब ज्यादा नहीं, मतलब प्रॉफिट को सही दिखा दिया। 6500 से प्रॉफिट कम दिख रहा था, 6500 से प्रॉफिट को हम लोगों ने बढ़ा लिया, ठीक है। अच्छा अब देखो फोर्थ नंबर पे क्या होगा यहाँ पर, while carrying forward the total of the purchase account to the next page। जब हम लोग परचेज, अच्छा डेप्रिसिएशन भी तो मुझे लिखना था ना, ये देखो 10%, वो मैंने लिखा नहीं, ये देखो रह गया। 10% डेप्रिसिएशन चार्ज होना चाहिए, तो ये भी लिख लेते हैं, ये रह गया, ये 3 नंबर के अंडर ही होगा। अच्छा यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे डेप्रिसिएशन का एंट्री क्या होगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन होना चाहिए। मशीन पे डेप्रिसिएशन होगा 10% बोल रहा है। तो देखो अब हमें ना मशीन का कोई अलग से प्राइस नहीं दे रखा है, बात समझ में आ रहा है। देखो हम लोग को मशीन का प्राइस नहीं दे रखा है कि हम लोग उस पे लगाएंगे। तो हम लोग एक काम करते हैं, जो हमारा फ्रेट है ना, फ्रेट पेड ऑन मशीन 5600 वाज पोस्टेड टू द फ्रेट अकाउंट एज 6500, 10% डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड ऑन द मशीन। तो मशीन पे डेप्रिसिएशन जो चार्ज हुआ है, मशीन जितने का खरीदे थे उतने का, देखो जैसे मैंने क्या एग्जांपल लिया, मैंने एक सोफा खरीदा 10,000 का, मतलब ये पे किया दुकानदार को, ठीक है। अब क्या हुआ, मैंने ये सोफा हम खुद लेके नहीं आ सक रहे थे, तो मैंने फ्रेट पे किया, मतलब भाड़ा दिया, एक गाड़ी कर लिया और उसमें सोफा लेके आ गया, उसका मेरा 2000 खर्चा हुआ, ठीक है। तो मेरा सोफा 12,000 का आ रहा है। अब हम 12,000 रुपए का सोफा यूज कर रहे हैं, तो मुझे डेप्रिसिएशन पे इसी पे दिखाना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर मैंने इस फ्रेट को यहाँ ऐड नहीं किया और मैंने बोल दिया कि फ्रेट मेरा एक डेली का खर्चा है, लेकिन डेली का खर्चा फ्रेट हो सकता है, बट सोफा के लिए जो फ्रेट पे किया गया है वो कैपिटल वाला है, ठीक है। तो ये अगर हम ये ऐड नहीं कर रहे, तो हम कितने पे डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे होंगे, सिर्फ ये 10,000 पे डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे होंगे, जो कि गलत होगा। फिर मैंने 2,000 पे कम चार्ज किया है, तो वही चीज यहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा है कि फ्रेट पे जितना फ्रेट था उतने पे डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं हुआ, तो इसका मतलब उतने पे हमें डेप्रिसिएशन अभी चार्ज करना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग उतने पे चार्ज करेंगे, दैट इज 5600, उस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो 5600 पे 10% होता है 560 रुपीज, ठीक है। ये चार्ज नहीं हुआ था क्योंकि हम लोगों ने फ्रेट को ऐड ही नहीं किया था वहां पर। अब यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे, एंट्री हो जाएगा डेप्रिसिएशन टू मशीन, ये देखो रेक्टिफाइड एंट्री हुआ डेप्रिसिएशन टू मशीन, क्योंकि हम लोग का ट्रायल बैलेंस बन चुका था, फाइनल अकाउंट्स भी बन चुका था, तो हम लोगों के पास अगर कोई नॉमिनल अकाउंट होता है उसका क्या करना पड़ेगा, पीएल एडजस्टमेंट से सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो डेप्रिसिएशन को हम लोग क्या लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट 560 रुपीज टू मशीन, ठीक है। क्योंकि डेप्रिसिएशन मेरा एक्सपेंस है, ठीक है, फिक्स्ड एसेट को रखने का खर्चा। अच्छा फिर देखो फोर्थ नंबर पे जो पढ़ रहे थे, कैरिंग फॉरवर्ड जब हम लोगों ने किया परचेस को, तब हम लोगों ने परचेस अकाउंट को नेक्स्ट पेज में तो ये लिख दिया 65,590 वाज रिटन इंस्टेड ऑफ 56,950, लिखना चाहिए था 56,950, मतलब परचेस दिखाना चाहिए 56,950, सीधा बात इतना है, ठीक है। परचेस अकाउंट डेबिट 56,950 ये दिखाना चाहिए था। पढ़ के देखो क्या बोल रहा है, इंस्टेड ऑफ 56,950, मतलब 56,950 इज द करेक्ट वैल्यू, ठीक है। तो ये मुझे दिखाना चाहिए था। तो फिर क्या क्रेडिट साइड हमारा ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है, चाहे क्रेडिट साइड में टू कैश लिखो या टू क्रेडिटर, जैसा भी परचेस हुआ होगा 56,950 लिखा हुआ है, सही में भी वो लिखा हुआ है। अगर तुम लोग यहाँ पर टू लिखना चाहते हो लिख सकते हो, लाइक टू कैश लिख लो या टू क्रेडिटर लिख लो, ठीक है। उसमें क्या होगा 56,950 तुम लोग रिकॉर्ड करोगे। लेकिन यहाँ पर गलती क्या बोल रहा है, गलती बोल रहा है परचेस अकाउंट को हम लोगों ने गलत पोस्ट कर दिया जब हम लोग नेक्स्ट पेज में उसे फॉरवर्ड कर रहे थे, मतलब हम लोगों ने परचेस डेबिट भी किया, सिर्फ अमाउंट का गलती किया, इसको बोलते हैं कास्टिंग गलत होना, 65,590। और ये पोर्शन जो है ये हम लोगों ने सही किया है, चाहे लिखो या ना लिखो इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब गलत किया ही नहीं है इसको तो सही करने का जरूरत नहीं होगा। तो ये अगर नहीं भी लिखेंगे तो भी तुम लोग का इसका कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। अब सही करना पड़ेगा, तो हम लोगों ने एक्स्ट्रा दिखा दिया है, दिखाना चाहिए 56,950, दिखा दिया 65,950, सॉरी 590। तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा,
हम लोग को कम दिखाना पड़ेगा। तो परचेज मेरा खर्चा है, डेबिट है, अगर मुझे परचेज को कम दिखाना है तो उसे मुझे क्रेडिट करना चाहिए, तो हम टू परचेज करेंगे, ठीक है। और डिफरेंस चेक करते हैं, 56,950 माइनस 65,590, तो ये आ गया 8640, ठीक है। अब हम लोग इसको डेबिट में क्या लिखेंगे, सस्पेंस 8640, ठीक है। अब यहाँ कंप्लीट नहीं होता है, क्यों? क्योंकि रेक्टिफिकेशन एंट्री में हमें एक नॉमिनल अकाउंट मिला, तो नॉमिनल अकाउंट सब्स्टिट्यूट बाय पीएल एडजस्टमेंट, तो सस्पेंस टू पीएल एडजस्टमेंट, ठीक है। 8640 8640 हो गया। अच्छा, अब फिफ्थ नंबर पे देखते हैं। A sale of machine on credit to Mr. Mehta for 9,000 on 30th September was not entered in the books at all. बोल रहा है कि मशीन एक बेचा है क्रेडिट में जिसका एंट्री ही किया नहीं, तो ठीक है, मशीन क्रेडिट में बेचने का एंट्री क्या होगा, मिस्टर मेहता टू मशीन 9,000 का हम लोगों ने मशीन बेचा, शायद देख लेते हैं 9,000, और बोल रहा है बुक वैल्यू ऑफ द मशीन। बुक वैल्यू का मतलब जब मशीन बेचने गए तब उसका वैल्यू था 6,750, मतलब 6,750 का मशीन, ठीक है, हम लोगों ने 9,000 में बेच दिया। इसका मतलब प्रॉफिट अर्न किया, क्योंकि सेल करने से या तो प्रॉफिट होता है या तो लॉस होता है, तो यहाँ तो दिख रहा है प्रॉफिट हुआ है, 2PL, तो ये दोनों का बैलेंस 2250 का प्रॉफिट हुआ। ये हम लोगों ने रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो अभी रिकॉर्ड करेंगे तो सेम यही वाला एंट्री लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो हमारे पास कोई नॉमिनल अकाउंट नहीं है, सिर्फ पीएल को पीएल एडजस्टमेंट बोल के लिख सकते हो, तो हम डायरेक्टली यहाँ पर लिख देते हैं। हम लोग का जो सही एंट्री होगा वो ये वाला हो जाएगा, मिस्टर मेहता अकाउंट डेबिट 9,000, ठीक है, मिस्टर मेहता अकाउंट डेबिट 9,000 टू मशीन 6750 टू पीएल एडजस्टमेंट, ठीक है, एडजस्ट करना पड़ेगा ना पीएल को, तो 2250, तो ये देखो कंप्लीट हो गया। अच्छा, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब हम लोग एक पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट बना सकते हैं और एक सस्पेंस अकाउंट बना सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास दोनों अकाउंट अवेलेबल हो सकता है अगर हमें प्रिपेयर करने बोले। वैसे यहाँ बोला है पास जर्नल एंट्रीज, हैव यू एनी कमेंट टू मेक। अच्छा, कुछ कमेंट क्या हमें करना है, तो देखो सिर्फ एंट्री से तो कमेंट पता नहीं चलेगा, लेकिन अगर हम लोग सस्पेंस और पीएल अकाउंट बनाएंगे तो कुछ ना कुछ पता जरूर चलेगा, ठीक है। तो पहले बना लेते हैं सस्पेंस अकाउंट। तो सस्पेंस अकाउंट में वैसे बता दिया है कि क्रेडिट साइड में हम लोगों का डिफरेंस आया था, कितना आया था, देखो क्रेडिट साइड में हम लोग का डिफरेंस आया था कुछ इतना 830, ठीक है, 830, तो यहाँ पर लिखेंगे बाई डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस, और वो पढ़ के समझ में आया था कि क्रेडिट साइड में आया था, मैंने समझाया भी था ना तुम लोग को, क्रेडिट साइड में आ रहा है। अब बाकी हम लोग पोस्ट करते चलते हैं। देखो मिस्टर लाला मिसेस माला टू सस्पेंस, तो बाई मिस्टर लाला बाई मिसेस माला अच्छा, फिर क्या होगा यहाँ पर देखो पीएल एडजस्टमेंट टू सस्पेंस, तो बाई पीएल एडजस्टमेंट, लेजर पोस्टिंग कर रहे हैं और कुछ नहीं, बाई पीएल एडजस्टमेंट 1240, बाई पीएल एडजस्टमेंट 1240, ठीक है। मशीन सस्पेंस टू पीएल एडजस्टमेंट, तो सस्पेंस में हो जाएगा टू पीएल एडजस्टमेंट बोल के 900, है ना, टू पीएल एडजस्टमेंट बोल के। अच्छा, ये पोस्ट देखो समझ में आना चाहिए तुम लोग को, ये कंबाइन एंट्री है, मशीन अकाउंट डेबिट है, सस्पेंस अकाउंट डेबिट है, टू पीएल एडजस्टमेंट है। एक्चुअली ये दो पीएल एडजस्टमेंट के लिए हो रहा है ना, मतलब मशीन टू पीएल एडजस्टमेंट, सस्पेंस टू पीएल एडजस्टमेंट, तो 5,600 और 900 मिला के ये हो रहा है, ठीक है। तो 5,600 जब लिख रहा है तो मशीन के साथ टू पीएल एडजस्टमेंट 5,600 और सस्पेंस टू पीएल एडजस्टमेंट 900 उसी का पोस्ट किया मैंने। पीएल एडजस्टमेंट टू मशीन, सस्पेंस टू पीएल एडजस्टमेंट, तो अगेन टू पीएल एडजस्टमेंट 8640,
8640। अब हमारा क्या होना चाहिए, क्योंकि मैंने डिफरेंस लिखा है, जिस वजह से डिफरेंस हुआ है वो भी लिखा है, तो मेरा ये न्यूट्रल हो जाना चाहिए। अगर न्यूट्रल नहीं होके कोई बैलेंस आता है, जैसे हम लोगों ने लास्ट दिन एक क्वेश्चन किया था, देख सकते हो, इसका मतलब अभी भी कुछ ऐसा एरर है जो अभी तक हम लोगों ने ढूंढा नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये नॉर्मली क्या होता है, कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक है, ये जो भी क्रेडिट है ये सब एडजस्ट करके डेबिट 830 आना चाहिए, तब ना कैंसिल आउट होगा। देखो ये 830 है, 830 क्रेडिट बैलेंस है, तो ये जितने भी एरर है ये सब एडजस्ट होके 830 डेबिट आएगा, तब ना मेरा कैंसिल आउट होगा, मतलब जीरो हो गया, सारे एरर रेक्टिफाइड हो जाएंगे। लेकिन अगर नहीं आता है तो इन दैट केस हम लोगों का अभी भी कुछ एरर लोकेशन मतलब लोकेट होना बाकी है। तो 8640 प्लस 900, तो यहाँ पर आ गया 9540 माइनस 830 माइनस 2300 और 1240, तो बैलेंस आ रहा है 2870। $9,540, 2870, तो ये बैलेंस नहीं आना चाहिए। बैलेंस आ रहा है, इसका मतलब हम लोग कमेंट लिख सकते हैं, सिंस द सस्पेंस अकाउंट still shows a balance, it is obvious that there are still some error left in the books। कुछ तो एरर है जो कि अभी तक हम लोगों ने आइडेंटिफाई नहीं किया होगा, मतलब नहीं कर पाए होंगे, ठीक है, इसी वजह से हो रहा है। तो ये हम लोग का कमेंट हो गया, ठीक है। और इसके साथ साथ हम लोग पीएल अकाउंट भी एक बार बना लेते हैं, देखते हैं वहां पर क्या आएगा। पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट यहाँ पर बनाते हैं, इसमें भी हम लोग लेजर का पोस्टिंग करेंगे, ठीक है। तो पीएल एडजस्टमेंट लेजर अकाउंट बन गया। यहाँ पर पीएल एडजस्टमेंट टू सस्पेंस, तो टू सस्पेंस होगा, बाई सस्पेंस होगा, टू मशीन होगा। यहाँ से देख के भी क्रॉस पोस्टिंग कर सकते हैं, ये दोनों बाई सस्पेंस बोल के आ जाएगा। ये देखो बाई सस्पेंस 900 8640, अच्छा ये वाला आ जाएगा टू सस्पेंस 1240। टू सस्पेंस 1240, अच्छा सस्पेंस टू पीएल एडजस्टमेंट ये हो जाएगा हम लोग का बाई सस्पेंस 900, ये शायद मैंने लिख लिया, हाँ। अच्छा पीएल एडजस्टमेंट टू मशीन सस्पेंस, अच्छा पीएल एडजस्टमेंट टू मशीन 560, टू मशीन 560। अच्छा इसके बाद बाई सस्पेंस 8640 ये भी लिख लिया है। और मिस्टर मेहता टू मशीन टू पीएल एडजस्टमेंट, तो मिस्टर मेहता टू मशीन, मिस्टर मेहता टू पीएल एडजस्टमेंट, तो बाई मिस्टर मेहता 2250, ठीक है, बाई मिस्टर मेहता 2250 बाई मिस्टर मेहता 2250, ठीक है। अच्छा और कुछ पुट होगा, सस्पेंस टू पीएल एडजस्टमेंट, अच्छा ये वाला मशीन सस्पेंस मशीन टू पीएल एडजस्टमेंट, बाई मशीन भी तो होगा 5000, ओ ये वाला नहीं लिखा, बाई मशीन भी होगा, ठीक है, बाई मशीन 5600। देखो ये वाला भी तो पोस्ट होता ना, ये देखो ये वाला छूट गया, ये देखो बाई मशीन दिखाते हैं यहाँ पर,
मशीन, ये देखो मशीन टू पीएल एडजस्टमेंट, तो हम लोग पीएल एडजस्टमेंट में रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो मशीन टू पीएल एडजस्टमेंट, तो बाई मशीन बोल के ये वाला वैल्यू रिकॉर्ड होगा, ये एक रिकॉर्ड हुआ, ठीक है। अच्छा, और कौन सा रिकॉर्ड किया, ये वाला, ये कंबाइन एंट्री, ये भी समझा देते हैं। ये देखो यहाँ पर क्या था, मिस्टर मेहता टू मशीन टू पीएल एडजस्टमेंट, मतलब मिस्टर मेहता टू मशीन और मिस्टर मेहता टू पीएल एडजस्टमेंट, तो हम लोग पीएल एडजस्टमेंट में कर रहे हैं, तो हमारा ये पोस्ट होगा बाय मिस्टर मेहता बोल के, कौन सा वैल्यू 2250, ये वाला वैल्यू पोस्ट होगा 2250। तो पीएल एडजस्टमेंट तो नहीं लिखेंगे, मिस्टर मेहता बोल के लिखना पड़ेगा, बाय मिस्टर मेहता बोल के 2250। इस तरह से हम लोग का कंबाइन एंट्री पोस्ट होता है, तो कोई ये वाला मत कर दो, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग इसको टोटल करेंगे, तो ये क्या हो रहा है, ये प्रॉफिट का हम लोग चेक कर रहे हैं कि प्रॉफिट का हमारा बैलेंस क्या आ रहा है। तो यहाँ पर देखते हैं 900, 8640, 2250 और 5600, 900, 8640 प्लस 2250 प्लस 5600, तो ये हो गया 17,390 माइनस 1240 माइनस 560, तो ये हो गया 15,590, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं 17,390, तो इसको तुम लोग बैलेंस भी लिख सकते हो कि प्रॉफिट में मेरा इतना नेट बैलेंस आ रहा है, या फिर इसको देखो ये वाला हम लोग ना नॉर्मली प्रॉफिट कहाँ पर दिखाना चाहिए, प्रोप्राइटर के कैपिटल में ऐड करना चाहिए, बट इसको हम लोग बैलेंस ही दिखा रहे, कैपिटल में इसलिए नहीं दिखा रहे क्योंकि सबसे पहला बात ये है कि यहाँ सस्पेंस में ना अभी तक बैलेंस आ रहा है, मतलब अभी भी हमारा रेक्टिफिकेशन जो है वो इनकम्प्लीट है, कुछ ना कुछ एरर अभी तक हमारा ऐसा है जो हम लोग लोकेट नहीं कर पाए हैं, ठीक है। क्योंकि हम लोगों ने वो लोकेट नहीं किया है अभी तक, इस वजह से हम लोग इसको बैलेंस बोल के दिखाएंगे, इसको हम लोग प्रोप्राइटर के अकाउंट में ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये हम लोग का पहला वाला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट फोर्थ नंबर, और एक जो बाकी था इसके बाद हम लोग का रेक्टिफिकेशन भी कंप्लीट हो जाएगा। फोर्थ नंबर में यहाँ पर बोल रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू कीप जर्नल एंट्रीज टू रेक्टिफाई द एरर इन द वे सो एज टू शो द करेंट ईयर्स प्रॉफिट और लॉस करेक्टली, ठीक है। तो फोर्थ नंबर यहाँ पर देखते हैं मार्जिन्स ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस बन चुका है तो हम लोग सस्पेंस यूज कर सकते हैं, ठीक है। ट्रायल बैलेंस 30 जून, हाँ कुछ बोल रहे हो? हाँ একটু ব্যাক করুন। अच्छा एक मिनट, পিএল অ্যাডজাস্ট। করছি। হ্যাঁ ঠিক আছে। अच्छा, देखो बोल रहा है कि मर्चेंट्स ट्रायल बैलेंस एज ऑन 30 जून 2020 डिड नॉट एग्री द डिफरेंस वाज पुट टू ए सस्पेंस अकाउंट, डिफरेंस को सस्पेंस अकाउंट में दिखाया गया, बट यहाँ पर ये नहीं बोला है कि कितना डिफरेंस आया था, ठीक है। ड्यूरिंग द नेक्स्ट ट्रेडिंग पीरियड, मतलब फाइनल अकाउंट्स बन चुका है, द फॉलोइंग एरर्स आर डिस्कवर्ड, ये एरर्स हमें दिखे, ठीक है। तो हम लोग कर लेते हैं जैसे करना चाहिए, तो यहाँ पर लिखेंगे करेक्ट, रॉन्ग, रेक्टिफाइड। अच्छा, पहले देखो यहाँ पर क्या बोला है, द टोटल ऑफ द परचेज बुक ऑफ वन पेज, एक पेज में परचेज बुक का टोटल हुआ था 4539, बस कैरीड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पेज एज 4593, ठीक है। तो परचेज हम लोगों ने इतना रिकॉर्ड किया है, मतलब अमाउंट का गलती है, ठीक है। एंट्री वेंट्री सब सही है, अमाउंट का प्रॉब्लम हुआ है, हम लोग ने 4539 लिखा है, बस कैरी फॉरवर्ड, अच्छा लिखा है 4593, गलत ये किया है, गलत किया है 4593, सही क्या है, सही है 4539। तो रेक्टिफाई क्या हुआ, हम लोगों ने ज्यादा लिख दिया है 39 और ये 93 ये गैप है, ठीक है। हम लोगों ने ज्यादा लिख दिया है, कितना ज्यादा लिख दिया है 54, ठीक है। तो 54 से कम करो, टू परचेज बोल के 54 से कम कर देंगे, 54 रुपीज का परचेज ज्यादा दिखा दिया है, इन दोनों का डिफरेंस चेक करो। तो डेबिट किससे करेंगे, सस्पेंस, सस्पेंस यूज कर सकते हैं क्योंकि ट्रायल बैलेंस बन चुका है, इवन फाइनल अकाउंट्स भी बन चुका है, तो ये मेरा फाइनल आंसर नहीं होगा, ठीक है। तो फाइनल आंसर जो है यहाँ पर हम ऐसे लिख दिए, ठीक है। फाइनल आंसर जो है वो क्या होगा, सस्पेंस टू पीएल एडजस्टमेंट।
सेकेंड, a sale of 573 was entered in the sales book. सेल्स बुक में एंट्री किया गया है, was entered in the return, अच्छा सॉरी यहाँ पर बोल रहे हैं, गलत पढ़ ले रहे, ये वाला पढ़ ले रहे, सेल्स ऑफ 573 was entered in the sales book at 753, मतलब सेल किया है 573 का, बट दिखा रहे हैं 753, ज्यादा दिखा दिया, गलत दिखा दिया, एंड पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ कस्टमर। तो नॉर्मली सेल करने से कस्टमर क्रेडिट नहीं होता है, कस्टमर डेबिट होता है, अमाउंट भी गलत है, एंट्री भी गलत है, ठीक है। तो कैसे होगा, सही एंट्री होना चाहिए डेटर टू सेल, डेटर टू सेल्स, डेटर टू सेल 573 573, ये हम लोग का सही वाला कैलकुलेशन था। हम लोगों ने सेल्स बुक को 753 दिखा दिया और डेटर को क्रेडिट कर दिया, तो सेल्स बुक में टू सेल्स ये दिखा दिया है 753 और डेटर को डेबिट के जगह डेटर को कर दिया है क्रेडिट 7। अच्छा, डेटर को भी कितने से किया है वो भी पढ़ लेते हैं, एंड पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ कस्टमर। अच्छा, कस्टमर के क्रेडिट साइड में इसी वैल्यू से पोस्ट कर दिया है, तो डेटर भी ये लेजर में ऐसे दिख रहा होगा, है ना, क्योंकि कस्टमर के क्रेडिट साइड में जब हम लोगों ने रिकॉर्ड किया है तब भी हम लोगों ने उसी वैल्यू से रिकॉर्ड किया है। अब सही कैसे करेंगे, पहला बात है डेटर को डेबिट करेंगे, डेटर को हम लोग डेबिट कर लेते हैं जितने से होना चाहिए 573 से, ठीक है। टू सेल्स को भी सही करना पड़ेगा, टू सेल्स यहाँ पर लिख लेते हैं, ये देखो टू सेल्स लिख दिया मैंने 573, ये एंट्री होना चाहिए। सेल्स जो हम लोग का 753 हो रखा है, अब देखो तुम लोग नेट एंट्री भी कर सकते हो, मतलब सेल हम लोगों ने ज्यादा दिखा दिया है तो सेल को कम करना है, सेल 573 दिखाना चाहिए, हम लोगों ने दिखाया है 753, तो सेल मेरा 180 ज्यादा है तो 180 से कम कर दो, ठीक है, सेल को हम लोग 180 से कम कर देंगे। एक तो वैसा हो सकता है, अगर सेल को कम करना है, सेल एक क्रेडिट आइटम है, सेल को 180 से डेबिट करो तो हो जाएगा, या फिर इसको रिवर्स करके लिखो, जैसे देखो यहाँ पर टू सेल्स लिख सकते हैं सही वाला एंट्री, और सेल्स को हम दोनों ही दिखा देते हैं, सेल्स को डेबिट कर सकते हैं 753 से, ठीक है, ये कैंसिल करने के लिए, मतलब इन दोनों का नेट 180 ही आएगा, 180 हम लोग का डेबिट आएगा, ठीक है। अब ये जो डेटर है इसको भी कैंसिल करो, डेटर को हम लोग कर देंगे डेबिट, ठीक है, डेटर को डेबिट कर देंगे कितने से, 753 से, तो नेट एंट्री क्या होगा पता है, 573 प्लस 753, ये देखो 573 प्लस 753, ये दोनों ऐड होके 1326 हो जाएगा, मतलब डेटर डेबिट यहाँ पर लिखते हैं, ये देखो डेटर अकाउंट डेबिट हो जाएगा 1326 से, और ये जो सेल्स है ये एडजस्ट हो जाएगा, सेल्स 753 और 573 इसका एडजस्ट करके 180 आएगा, क्योंकि डेबिट साइड ज्यादा है तो डेबिट साइड ही लिखना पड़ेगा, इसको हम लोग आगे भी डायरेक्टली भी कर सकते थे, वही हम बता रहे थे, ठीक है। और कुछ देखो क्रेडिट साइड में नहीं बच रहा है तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे टू सस्पेंस, ठीक है, सस्पेंस का ऐड कर लेंगे, सस्पेंस का ऐड करने से हो जाएगा 1506, ठीक है, 1506। अब ये भी फाइनल आंसर नहीं हो रहा है, क्यों, क्योंकि हमारे पास एक नॉमिनल अकाउंट बच रहा है, तो नॉमिनल अकाउंट को हम लोग रिप्लेस करेंगे पीएल एडजस्टमेंट से, तो डेटर अकाउंट डेबिट पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस 1326 180 1506, इस तरह से होगा, ठीक है, ये देखो। अच्छा, थर्ड पॉइंट, ए रिटर्न टू क्रेडिटर को रिटर्न किए कितने का, 510 रुपीज का, रिटर्न इनवर्ड बुक में एंट्री भी की है, लेकिन क्रेडिटर अकाउंट करेक्टली वाज एंटर्ड इन द रिटर्न इनवर्ड। अच्छा, गलत क्या हुआ, अगर क्रेडिटर को रिटर्न करते हैं वो परचेज रिटर्न होता है, क्रेडिटर से परचेज करते हैं उनको रिटर्न करेंगे परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न मतलब बाहर रिटर्न करना, तो रिटर्न आउटवर्ड होता है, इनवर्ड नहीं होता है, ठीक है, तो रिटर्न इनवर्ड यानी सेल्स रिटर्न में दिखा दिया, तो ये गलती क्या है, तो परचेज रिटर्न का एंट्री क्या होना चाहिए, क्रेडिटर कैंसिल हो जाएगा, क्रेडिटर टू रिटर्न आउटवर्ड, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रिटर्न आउटवर्ड, ये हम लोगों का 510 का एंट्री
होना चाहिए था, ठीक है। जबकि हम लोगों ने इसको क्या कर दिया है, रिटर्न इनवर्ड में दिखाया, मतलब सेल कर दिया, सेल रिटर्न दिखा दिया, लेकिन क्रेडिटर अकाउंट को सही पोस्ट किया है, मतलब क्रेडिटर डेबिट हुआ है लेकिन टू रिटर्न इनवर्ड नहीं हुआ है। तो फिर क्या हुआ है, क्योंकि ये सेल्स रिटर्न दिखा दिया है, सेल्स रिटर्न डेबिट होता है, इसका मतलब डेबिट हुआ होगा, तो ये सेल्स रिटर्न लिखो या फिर रिटर्न इनवर्ड लिखो, हम लोगों ने ये लिख दिया है रिटर्न इनवर्ड 510, ठीक है। अब इसका कंबाइन करेंगे, क्रेडिटर सही है, टू रिटर्न इनवर्ड को यहाँ पर टू रिटर्न आउटवर्ड, पहले तो सही वाला रिकॉर्ड कर लेते हैं, ठीक है। कितने से 510, अब ये कैंसिल होगा तो टू रिटर्न इनवर्ड, अगेन टू रिटर्न इनवर्ड 510, तो डेबिट किसको करेंगे, सस्पेंस को, तो सस्पेंस हो जाएगा 510 का डबल, यानी कितना होगा 1020, ठीक है। 500 हाँ 1020। अब यहाँ भी हमारा नॉमिनल अकाउंट है ये दोनों, तो इसका फाइनल आंसर जो है वो कुछ इस तरह से होगा, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू पीएल एडजस्टमेंट 510 सॉरी 1020 ये वाला लिखेंगे ना, हम गलती से ये लिख रहे थे, ये देखो ये वाला हो जाएगा, ये दोनों क्योंकि दोनों पीएल एडजस्टमेंट हो जाएगा तो दोनों का टोटल लिख सकते हैं, अलग अलग दिखाने का जरूरत क्या है। 4th नंबर, कैश रिसिप्ट फ्रॉम सी दास वाज पोस्टेड टू डेबिट ऑफ जी दास, कैश रिसीव करने से जिससे रिसीव कर रहे हैं उसको क्रेडिट करना पड़ता है, क्योंकि कैश अकाउंट डेबिट टू सी दास होना चाहिए 620, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सी दास ये होना चाहिए 620, जबकि हम लोगों ने क्या किया है, कैश अकाउंट डेबिट किया है, क्योंकि हम लोगों ने पार्टी का नेम गलत लिखा है और पोस्ट भी क्रेडिट के जगह डेबिट किया है, ये क्वेश्चन ही बता दिया है, बोल रहा है कि जी दास को डेबिट कर दिया है, तो जी दास अकाउंट डेबिट, ठीक है, कितने से 620, अमाउंट वो है, बस ये गलत हुआ है, तो कैश तो सही है उसे कुछ नहीं करना पड़ेगा, टू सी दास करेंगे, टू सी दास होना चाहिए, ठीक है, और जी दास को कैंसिल करेंगे तो टू जी दास करेंगे, तो फिर 620 यहाँ पर डेबिट को पूरा करने के लिए सस्पेंस, डेबिट को पूरा करने के लिए सस्पेंस करना पड़ेगा। गुड इवनिंग नील, गुड इवनिंग नील। गुड इवनिंग मैम। अच्छा देखो यहाँ पर सस्पेंस कितना हो जाएगा, सस्पेंस अकाउंट हो जाएगा हम लोग का 620 का डबल, तो कितना हो जाएगा 1240 होगा, ठीक है। अच्छा अब इसको और कुछ रिप्लेस करने का जरूरत नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई सस्पेंस अकाउंट नहीं है, तो यही हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। फाइनल आंसर यही वाला हो जाएगा, हम यहाँ पर सेम लिख दे और दोबारा नहीं लिख रहे, ठीक है, तुम लोग लिख लो, ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा और इसके बाद 5th नंबर, 5th नंबर भी है यहाँ पर, गुड्स वर्थ 840 were dispatched to a customer before the close of the year but no invoice was made out, बोल रहा है कि गुड्स 840 हम लोगों ने कस्टमर को डिस्पैच कर दिया है बिफोर क्लोज ऑफ द ईयर बट नो इनवॉइस वाज मेड आउट, इसका मतलब होता है कि हम लोगों ने प्रोडक्ट कस्टमर के पास डिलीवर करने के लिए डिस्पैच कर दी, मतलब फिजिकली जो कस्टमर को हमें सामान भेजना था वो चला गया है, बट जो रिटन डॉक्यूमेंट होता है ना इनवॉइस रेज करना वो नहीं हुआ है। अब अगर इनवॉइस रेज नहीं होगा ना तो जर्नल एंट्री नहीं होगा, क्योंकि जर्नल एंट्री इनवॉइस देख के ही करते हैं अकाउंटेंट, ठीक है। अब अकाउंटेंट तो ये नहीं देखेंगे ना गोडाउन में जाके कि डिलीवरी बॉय चला गया देने के लिए या नहीं गया, अगर उसके पास बिल आ जाता है कि हाँ ये सेल हुआ है तो वो एंट्री कर देगा अपना, लेकिन अगर उसके पास बिल नहीं आएगा तो वो एंट्री नहीं करेगा, चाहे फिजिकली कितना भी सामान कस्टमर के पास क्यों ना चला गया हो, ठीक है। तो इसका मतलब सीधा सा बात है यहाँ पर एंट्री मिसिंग हो जाएगा, क्योंकि सेल जरूर हुआ है लेकिन उसका कोई रिकॉर्डिंग नहीं हुआ है, तो रिकॉर्डिंग तो होना चाहिए, सेल हो रहा है तो डेटर्स अकाउंट डेबिट ये एंट्री होना चाहिए टू सेल्स, ठीक है, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स ये एंट्री होना चाहिए। अच्छा तो यहाँ पर वैल्यू क्या था 840, 840
बट इसका क्या हुआ है, एंट्री नहीं हुआ है, तो इसको हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। कैसे रिकॉर्ड करेंगे, सेम यही वाला चीज लिख देंगे, डेटर्स टू सेल्स। अब इसका एक फाइनल आंसर होना चाहिए, क्यों, क्योंकि हमारे पास एक नॉमिनल अकाउंट बनता है सेल का, तो ये एंट्री हो जाएगा डेटर टू पीएल एडजस्टमेंट 840। ठीक है, डेटर टू पीएल एडजस्टमेंट 840, क्योंकि सेल्स हम लोग का एक नॉमिनल अकाउंट है। अच्छा, ये हो गया हम लोग का 5th नंबर। अब हम लोग 6th नंबर पे चलते हैं। मैंने अच्छा, আরেকবার বলবেন হ্যাঁ কোনটা এন্ট্রি 4টা একটু বলুন তো কি 24? না না এন্ট্রি 4 এরটা ওই যে মানে সি দাস আর ডি দাস যেটা আছে হ্যাঁ, এটা সি দাসের নামে, সি দাসের থেকে টাকাটা পেয়েছে, কিন্তু জি দাসের নামে রেকর্ড করেছে, আবার ওটাকে ডেবিটও করেছে, এটা কোয়েশ্চেনই বলে দিয়েছে। এই যে ক্যাশ রিসিপ্ট ফ্রম সি দাস ওয়াজ পোস্টেড টু দ্য ডেবিট অফ জি দাস, তাহলে সেটাই করেছে, ডেবিট করে দিয়েছে জি দাসকে। ক্যাশ রিসিভের এন্ট্রিটা ঠিক করেছে, কিন্তু সি দাসের জায়গায় জি দাসকে ডেবিট করে ওই ভ্যালুটা দেখিয়েছে। তখন ক্যাশটা তো ঠিক আছে, হ্যাঁ তার রং এন্ট্রি কি জি দাস টু ক্যাশ ওরকম হবে না নাকি, মানে জি দাসে ডেবিটে করেছে তো বলেছে। হ্যাঁ, জিদাসের ডেবিটে করেছে, কিন্তু ক্যাশের কিছু প্রবলেম তো বলেনি। এখানে বলেছে যে ক্যাশ রিসিপ্ট যেটা করেছে ওয়াজ পোস্টেড টু দ্য ডেবিট অফ জিদাস, তার মানে জিদাসের ডেবিটে পোস্ট হয়েছে। ঠিক আছে, মানে আমাদের পোস্ট হওয়ার উচিত কি, ক্যাশ টু যদি সি দাস হয় তাহলে আমার ক্যাশ অ্যাকাউন্টে কি পোস্ট হবে, টু সি দাস, আর সি দাসে কি পোস্ট হবে, বাই ক্যাশ। এটা পোস্টেড টু দ্য ডেবিট অফ জি দাস হয়ে গেছে। এবার জি দাসের ডেবিটে মানে এই সাইডে পোস্ট করে দিয়েছে, মানে এরকম করে দিয়েছে টু ক্যাশ, তাহলে মানে পোস্ট যেটা করেছে এটা বলছে জি দাসের কি বলেছে, ডেবিট অফ জি দাস করে দিয়েছে, বাস পোস্টেড টু দ্য ক্যাশ রিসিপ্ট যেটা ওটা ডেবিট অফ জি দাস করে দিয়েছে, মানে জি দাসকে বেসিক্যালি ডেবিট করে দিয়েছে, মানে ক্যাশ অ্যাকাউন্টে টু সি। হ্যাঁ বলো। হ্যাঁ তাহলে সাসপেন্স টু সি দাস টু জি দাস এরকম। হ্যাঁ, সাসপেন্স টু কি লিখেছি দেখো, ওটাকে রেকটিফাই করে তাই লিখেছি বোধহয়, দেখছি। হ্যাঁ ঠিক আছে ঠিক আছে। তাই না, তাই তো লিখেছি মনে হচ্ছে। হ্যাঁ ঠিক আছে। हाँ वही लिखा है। अच्छा, ये वाला देखो 6th नंबर, 6th नंबर पे क्या बोला है, ये वाला थोड़ा सा अलग है। ठीक है, यहाँ पर कंसेप्ट क्या बोल रहा है, गुड्स वर्थ 1000 वेयर सेंट ऑन सेल और रिटर्न बेसिस टू कस्टमर एंड एंटर्ड इन द सेल्स बुक। अब ये सेल और रिटर्न बेसिस क्या होता है, इसके ऊपर अलग चैप्टर भी होता है। ठीक है, किसी का तुम लोग कॉलेज में पढ़े होंगे अगर कभी किया है तो। सेल और रिटर्न बेसिस का मतलब होता है कि कस्टमर को ऑफर देना कि आप चाहो तो ये प्रोडक्ट लेके जाओ, आपको भी पैसा नहीं देना पड़ेगा, आप 15 डेज बाद इसका फीडबैक के हिसाब से, मतलब अगर आपको पसंद आता है तो आप ये प्रोडक्ट रख लो फिर पेमेंट करो। ठीक है, मतलब ये सेल को बूस्ट करने का तरीका है, मतलब बोल सकते हो कुछ फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, ये प्रोडक्ट प्रमोशन है, एडवर्टाइजमेंट है एक तरह का। ठीक है, कि ये प्रोडक्ट लेके जाइए, ये अच्छा है। ठीक है, तो ऐसा ही गुड्स बेचा गया है 1000 रुपीज का और उसे सेल्स बुक में रिकॉर्ड किया गया है, लेकिन लॉजिकली क्या होता है, ये सेल्स बुक में रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। अब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्यों ऐसा, देखो अगर हम किसी को इस बेसिस पे बेच रहे हैं कि मुझे पता नहीं कि ये सेल होगा कि नहीं, क्रेडिट सेल का बात अलग होता है, मैंने क्रेडिट में बेचा मतलब मुझे कुछ दिन बाद पैसा मिल जाएगा, वो मेरा सेल ही है। लेकिन अगर हम किसी को ये ऑफर देते हैं, अच्छा लगे तो रखो नहीं तो 15 दिन बाद वापस कर दो, ऐसा अगर हम किसी को ऑफर देते हैं, इसका मतलब ये पता नहीं है कि सेल होगा कि नहीं होगा। जैसे ऑनलाइन में होता है, अगर ऑनलाइन में देखो तो मैक्सिमम चीजों का रिटर्न पॉलिसी होता है, तो रिटर्न पॉलिसी में क्या होता है, हम लोगों ने चीज को पेमेंट करके खरीद लिया। ठीक है, अगर हम लोग उसका टैग वगैरह सही रखते हैं, मतलब कुछ उस चीज को तोड़-फोड़ करेंगे तो रिटर्न कौन देगा, तो रिटर्न का एक पॉलिसी होता है कि आप अगर चीज को एज इट इज रखोगे तो आपका रिटर्न हो जाएगा। तो अगर मान लो 15 डेज बाद मुझे रिटर्न करना है तो रिटर्न करेंगे, तो क्या हुआ, जिसने सेल किया था उसका सेल कैंसिल हो गया, क्योंकि वो कंफर्म कैसे बोल सकता है, जब तक मान लो आज 20th है, आज मैंने कुछ परचेज किया है। ठीक है, आज 20th ऑफ जैन है, आज मैंने कुछ परचेज किया है और मुझे बोला गया है कि 10 दिन के अंदर आप रिटर्न कर सकते हैं, 10 डेज रिटर्न पॉलिसी है। ठीक है,
तो इसका मतलब 30th जैन के अंदर मुझे रिटर्न करना है। तो जिससे भी मैंने परचेस किया है प्रोडक्ट, उसको ऐसा लग रहा है आज 21 है, मतलब कल 21 है, क्या पता रिटर्न आ जाए 22 को, आ जाए 23, 20। जब तक 30 नहीं आएगा वो कैसे कंफर्म होगा कि हम रिटर्न करेंगे कि नहीं करेंगे? मतलब कंफर्म सेल 30th के बाद ही होगा। अगर हम ये 10 दिन के अंदर रिटर्न नहीं कर पाते हैं तो उसे सेल माना जाएगा, अब चाहे मुझे पसंद हो या ना हो। अगर रिटर्न पॉलिसी खत्म हो गया, मतलब 10 दिन के अंदर अगर मैंने रिटर्न नहीं किया तो वो प्रोडक्ट को सेल ही मान लेगा, ठीक है, और हम रिटर्न भी नहीं कर पाएंगे। इस तरीके के सेल को बोला जाता है गुड्स और रिटर्न बेसिस। तो फिर हम तो ये सोच रहे हैं कि मुझे लेना है नहीं लेना है, ठीक है, मेरे लिए एज ए कस्टमर ये ऑप्शंस है, और जो सेलर है उसके लिए क्या ऑप्शन है? उसके लिए ऑप्शन ये है कि पता नहीं रिटर्न आ जाए, पता नहीं रिटर्न आ जाए, मतलब सेल होगा कि नहीं होगा, सेल होगा कि नहीं होगा, ये कंफ्यूजन है, ठीक है। अब इसलिए बोल रहा है सेल और रिटर्न बेसिस पे बेचा और इसे सेल्स बुक में रिकॉर्ड कर दिया, तो क्या ये सही है? हाँ सही है। क्यों सही है? देखो, सेल्स बुक में रिटर्न एंट्री करने का मतलब है सेल मान लेना कि हाँ सेल है, लेकिन अभी तो मैंने बोला कि कंफर्म सेल नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिकली सोच के देखो कहाँ कंफर्म सेल है। अगर 10 दिन का रिटर्न पॉलिसी है, कभी भी रिटर्न आ सकता है, नहीं भी आ सकता है, अगर आ गया तो रिटर्न हो गया, नहीं आया तो वो सेल हो गया, ठीक है। अब प्रॉब्लम देखो, ऐसे इसका अकाउंटिंग जो है ना 3 तरीके से होता है। सेल और रिटर्न बेसिस का अकाउंटिंग 3 तरीके से होता है, ठीक है। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन रिटर्न बेसिस का सेल मतलब थोड़ा बहुत करता है, ठीक है, थोड़ा बहुत करता है, तो वो क्या करता है, वो इस तरह के सेल को सेल ही मान लेता है, ठीक है। मतलब एक होता है फ्रीक्वेंटली ऐसा सेल करना, एक होता है न्यूमरसली सेल करना, एक होता है कभी कभार ऐसा सेल करना। मतलब किसी दुकानदार का पॉलिसी ये है सभी को हमेशा रिटर्न बेसिस पे बेचता है, वो बात अलग है। कोई है कि बहुत ज्यादा रिटर्न बेसिस पे बेचता है, कोई है कभी कभी बेचता है, ठीक है। तो जो लोग कभी कभी बेचते हैं उनका अकाउंटिंग कैसे होता है? वो क्या करते हैं, वो इसको सेल्स बुक में सेल बोल के ही रिकॉर्ड कर देते हैं, ठीक है। फिर होगा क्या, पहले सेल बोल के रिकॉर्ड कर दिया जाएगा, क्योंकि ये क्रेडिट सेल की तरह हम लोग रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है। वैसे ऑनलाइन पे पैसा देना पड़ता है, आजकल बहुत सारे ऐसे भी प्रोडक्ट है जिसका पैसा भी नहीं देना पड़ता, ऐसा भी होता है, ठीक है। अब यहाँ पर अकाउंट्स में तुम लोग को मानना पड़ेगा कि ऐसा सेल हमेशा क्रेडिट ही होता है, लेकिन अगर प्रैक्टिकली देखो तो नहीं, हमेशा क्रेडिट नहीं होता है, मैक्सिमम कैश बेसिस ही होता है, हमें पैसा रिटर्न मिल जाता है। ऑनलाइन में तो ऐसा ही होता है, ठीक है। तो डेटर टू सेल यहाँ हम लोग मानेंगे क्रेडिट सेल है। अब अगर मैंने इस बीच में रिटर्न कर दिया है तो जो मतलब जिसका प्रोडक्ट बिका है, मतलब जो सेलर है वो क्या एंट्री करेगा, वो पहले से सेल ही ट्रीट करेगा। अगर मैंने सेल रिटर्न कर दिया तो फिर वो सेल को कैंसिल कर देगा, सेल्स टू डेटर बोल के कैंसिल कर देगा और इसको क्लोजिंग स्टॉक ट्रीट कर देगा। जो स्टॉक रिटर्न आ जाएगा उसे क्लोजिंग स्टॉक दिखा देगा, ठीक है। ये कंसेप्ट होता है अगर रिटर्न हो गया। अच्छा, और एक बार भी वो क्लोजिंग स्टॉक दिखा सकता है, रिटर्न हो गया तो भी क्लोजिंग स्टॉक दिखा सकता है। अगर रिटर्न नहीं हुआ उसके बाद भी उसके पास एक ऐसा सिचुएशन आ सकता है, उसे क्लोजिंग स्टॉक दिखाना पड़ेगा। कब ऐसा सिचुएशन आ सकता है? देखो, मान लो कि इनका अकाउंटिंग ईयर एंड होता था 30, मान लेते हैं ऐसे, देखो इनका अकाउंटिंग ईयर एंड होगा 29 ऑफ जैन को, ठीक है, एक एग्जांपल ले रहे हैं। अब मुझे 10 दिन का टाइम दिया गया है, अब इनका 29 ऑफ जैन का ईयर एंड का सिस्टम है, मतलब इनका अकाउंट जो है क्लोज होने का मतलब है कि फाइनल अकाउंट 29 को बनता है। अब प्रॉब्लम क्या हुआ, इन्होंने एक सेल रिटर्न बेसिस पे किया जिसका कंफर्मेशन 30th के बाद ही पता चलेगा। अगर 30th को रिटर्न आ गया तो सही है, रिटर्न मान लेंगे, नहीं आया तो मान लेंगे सेल, लेकिन जब तक 30 नहीं आएगा तब तक कैसे पता चलेगा? लेकिन उसके पहले अगर ईयर एंड आ जाता है तो फिर ये क्या करेंगे, तो फिर ये सेल को कैंसिल करके क्लोजिंग स्टॉक दिखाएंगे। क्यों दिखाएंगे? ताकि मेरा प्रॉफिट सही दिखे, ताकि मेरा प्रॉफिट सही दिखे, क्योंकि मेरा ये सेल का कोई कंफर्मेशन नहीं है। तो जब 30th को मेरे पास कंफर्मेशन आएगा, क्या आएगा, या तो 30th को प्रोडक्ट रिटर्न होगा या तो 30th को प्रोडक्ट रिटर्न नहीं होगा। अगर रिटर्न नहीं हुआ तो हम लोग इसे सेल रिकॉर्ड कर लेंगे, क्योंकि हम लोगों ने सेल कैंसिल कर दिया था, क्लोजिंग स्टॉक दिखाया था, तो अगेन हम लोग सेल रिकॉर्ड कर देंगे। और उस दिन अगर पैसा मिल गया तो डेटर की जगह कैश लिख देंगे, कैश टू डेटर लिख देंगे, या फिर क्रेडिट हालत में ही है तो डेटर टू सेल लिखेंगे। और अगर रिटर्न आ गया तो फिर हम लोग क्या करेंगे, कुछ भी एंट्री नहीं करेंगे। क्यों कुछ एंट्री नहीं करेंगे? क्योंकि हम लोगों ने तो क्लोजिंग स्टॉक दिखा ही रखा है, रिटर्न होने पे भी तो क्लोजिंग स्टॉक होता है। अब ये क्यों दिखाना पड़ा? क्योंकि बीच में फाइनल अकाउंट्स का डेट आ गया, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एट द क्लोज ऑफ द ईयर, जब ईयर एंड हुआ, द कस्टमर स्टिल हैड द ऑप्शन टू रिटर्न द गुड, मतलब यही वाला सिचुएशन हुआ, ईयर एंड आ गया और कस्टमर को अभी भी
टाइम है उसके पास, जैसे मेरे पास एक दिन था ना 29 का इनका ईयर एंड हो रहा है, लेकिन मुझे 30 तारीख तक 10 दिन के हिसाब से मेरे पास टाइम है। हम 29 को आंसर देने के लिए लायबल नहीं है कि मुझे खरीदना है कि नहीं खरीदना है, हम 30 को भी देंगे तो चलेगा, क्योंकि जो सेलर है उसने मुझे 10 दिन टाइम दिया है। तो वही बोल रहा है कि कस्टमर के पास अभी भी ऑप्शन है कि वो गुड्स को चाहे तो रिटर्न कर सकता है, बट इनका प्रॉब्लम देखो, इनका तो ईयर एंड आ गया। अब इन्होंने जब सेल किया था तब तो 22 सेल्स बोल के रिकॉर्ड किया था उस सेल को भी। अब प्रॉब्लम ये है उसके हिसाब से यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट को भी रिकॉर्ड किया होगा, ठीक है, मतलब सेल्स अगर रिकॉर्ड किए हैं तो उसका प्रॉफिट भी रिकॉर्ड किए होंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर ये सेल मेरा नहीं होता है तो मेरा प्रॉफिट तो गलत दिख रहा है इस साल का, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो रिटर्न बेसिस का सेल है, क्योंकि उसमें कोई कंफर्मेशन नहीं होता है, उसको हमेशा हमें क्लोजिंग स्टॉक दिखा देना चाहिए अगर ईयर एंड का डेट आ जाता है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट पे ये 6 नंबर पॉइंट है। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, क्या क्या एंट्री करना पड़ेगा, देखो। तो पहले तो बोला है कि रिटर्न बेसिस पे चल रहा था और ईयर एंड आ गया और कस्टमर के पास अभी भी टाइम पड़ा हुआ है कि वो हाँ या ना बोले। सेल्स प्राइस है 25% अबव कॉस्ट, ठीक है, मतलब सेल किया जाता है 25% प्रॉफिट लगा के, ठीक है। तो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, तो इसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे, देखो यहाँ पर क्या होना चाहिए। सबसे पहले तो एंट्री होना चाहिए ऐसे, डेटर टू सेल्स, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं सेल्स बुक में इसे रिकॉर्ड करते हैं। डेटर टू सेल कॉस्ट कितने का सेल हुआ है, 1000 रुपीज का, ठीक है, 1000। और अगर इन द मीन टाइम ये ए लिख देते, इन द मीन टाइम अगर फाइनल अकाउंट्स बनने का टाइम आ गया, इस सेल को कैंसिल कर दो, ठीक है। अभी कस्टमर को कुछ बोल नहीं सकते कि जल्दी बता दीजिए, क्योंकि उनके पास अभी टाइम बचा हुआ है, तो ऐसा जबरदस्ती तो नहीं कर सकते, ठीक है। अगर मुझे रिटर्न पॉलिसी 10 दिन का था तो मुझे 5 दिन में बताना पड़ेगा, ऐसा थोड़ी ना होता है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर डेटर्स बोल के 1000, इससे क्या हुआ, देखो सेल कैंसिल हो गया, तो सेल तो कैंसिल कर दिए, उस प्रोडक्ट का क्या करें, उसको क्लोजिंग स्टॉक दिखाएंगे। तो एंट्री होना चाहिए ऐसे, क्लोजिंग स्टॉक विद कस्टमर, क्योंकि ये ऐसा स्टॉक है जो कस्टमर के पास है, ठीक है, हमारे पास नहीं है, हमारा स्टॉक कस्टमर के पास है। क्लोजिंग स्टॉक विद कस्टमर 2 हो जाएगा ट्रेडिंग, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग स्टॉक को शो करते हैं, ठीक है। ये जब तुम लोग फाइनल अकाउंट्स करोगे तो और भी पता चलेगा। ट्रेडिंग एक ऐसा अकाउंट है जहां पर हम लोग ट्रेड का डिटेल्स रखते हैं। ट्रेड मतलब कितना स्टॉक खरीदा, कितना स्टॉक बेचा, कितना स्टॉक रह गया, ठीक है, तो ये स्टॉक रह गया। अब ये देखो ये 1000 रुपीज का, अब स्टॉक को हमेशा कैसे रिकॉर्ड करेंगे, स्टॉक को हमेशा कॉस्ट पे रिकॉर्ड करेंगे, मतलब हम लोग के पास जो स्टॉक है क्या उसको हम लोग सेल वैल्यू में बोलेंगे। जैसे मान लो मेरे पास 10 रुपए का पेन है, 100 रुपए का, ये सारे पेन हम 12 रुपए करके बेचने वाले हैं, ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ से मान लो 6 पेन बेच दिया, ठीक है, तो मेरे पास 4 पेन जो बचे हुए उसका प्राइस हम क्या बोलेंगे, 4 पेन मेरा 40 रुपीज का बचा हुआ है, ना कि हम ये बोलेंगे कि 48 रुपीज का। ऑब्वियसली मुझे बोलना चाहिए कि मेरा 4 पेन जो पड़ा हुआ है मेरे पास मेरे स्टॉक में वो 40 रुपए का है, उसको हम बेचेंगे एक एक पेन 12 रुपए करके। तो इसी को बोलते हैं कॉस्ट पे वैल्यू करना। तो जो भी स्टॉक होता है उसे कॉस्ट पे वैल्यू किया जाता है, उसे कभी भी सेल वैल्यू पे वैल्यू नहीं किया जाता है। तो 1000 रुपए में सेल किया था, तो सेल से प्रॉफिट हटाएंगे तो हमें पता चलेगा ना कॉस्ट कितना है। तो कितना प्रॉफिट लगा के बेचते हैं, 25% अबव कॉस्ट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, 25% अबव कॉस्ट का मतलब क्या होता है, देख लो। 25% अबव कॉस्ट इस लैंग्वेज का मतलब होता है कि अगर प्रॉफिट 25 रुपए है तो कॉस्ट 100 रुपीज है, ठीक है। ये 25 बाई 100, 25% मतलब, तो 25 रुपया अगर प्रॉफिट है तो कॉस्ट 100 रुपीज है, तो सेल्स वैल्यू कितना हो जाएगा 125, क्योंकि सेल का मतलब क्या होता है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, ठीक है। तो 125 हमारे पास सेल्स प्रेजेंट है, तो सेल्स 1000 है, यानी 1000 इक्विवेलेंट टू सेल्स, हमें ये आइडेंटिफाई करना है। तो यूनिटरी मेथड करो, तो यूनिटरी मेथड में क्या होगा, यूनिटरी मेथड में हम लोग ऐसे लिखेंगे, अगर 1000 इक्वल टू 125 है, सॉरी 125 इक्वल टू अगर 1000 है, ठीक है, 125 इक्वल टू अगर 1000 है, 1 इक्वल टू कितना होगा 1000 बाई 125, तो 100 इक्वल टू क्या होगा 1000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 125, चेक कर लो कितना होगा।
800, ठीक है। इसका मतलब हम लोग 800 रुपीज का प्रोडक्ट 1000 रुपीज में बेचे थे। अब ये देखो इस पे 25% लगाओ प्रॉफिट, क्योंकि कॉस्ट हो गया ना, ये कॉस्ट हो गया, तो इस पे 25% लगा के देखो 200 रुपए होते हैं, और 200 इस पे जोड़ोगे तो 1000 आ जाएगा, तो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू हो गया 800। ये हमारा ट्रांजैक्शन होना चाहिए था, बट मिस्टेक क्या हुआ है, बोल रहा है कि गुड्स और 1000 वेयर सेल्ड ऑन सेल और रिटर्न बेसिस टू द कस्टमर एंड एंटर्ड इन द सेल्स डेपो। मतलब ये एंट्री किया गया है, ये एंट्री किया गया है, डेटर टू सेल्स एंटर किया गया है सेल्स बुक में, तो सेल्स बुक में अगर एंट्री हुआ है तो क्रेडिट सेल है, इस तरह से एंट्री हुआ है, ये हो गया करेक्ट और ये हो गया रॉन्ग, ठीक है। तो ये इतना पॉइंट ए सही हुआ है। पॉइंट बी का क्या है सिचुएशन पढ़ के देखो। फिर बोल रहा है एट द क्लोज ऑफ द ईयर, जब ईयर एंड आया, कस्टमर स्टिल हैड द ऑप्शन टू रिटर्न द गुड्स, सेल्स प्राइस वाज 25% अबव कॉस्ट। इसके बारे में कुछ नहीं बोला है, मतलब इन्होंने इसका कुछ आगे ट्रीटमेंट नहीं किया, जबकि करना चाहिए, अगर नहीं करेंगे तो गलत होगा, तो इसीलिए ये दोनों एंट्री नहीं हुआ है। इसका मतलब ये दोनों एंट्री हमारा रेक्टिफिकेशन में होना चाहिए, ठीक है। तो सेम यही वाला एंट्री हो जाएगा। हम यहाँ पर फाइनल आंसर लिख देते हैं, देखो ये है सेल्स टू डेटर, इसको हम लोग कैसे एडजस्ट करेंगे, पीएल एडजस्टमेंट लिखेंगे, पीएल एडजस्टमेंट, इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे टू डेटर, क्योंकि सेल्स मेरा एक नॉमिनल अकाउंट है और ऑल नॉमिनल अकाउंट को पीएल एडजस्टमेंट से जो है एडजस्ट करना चाहिए। फिर यहाँ पर बोला है क्लोजिंग स्टॉक और यहाँ पर बोल रहा है ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये तो रियल अकाउंट है, कोई भी स्टॉक रियल अकाउंट होता है, और ट्रेडिंग नॉमिनल अकाउंट है, तो ये हो जाएगा पीएल एडजस्टमेंट, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सब नॉमिनल अकाउंट होता है, तो ये दो एंट्री होगा। अब इसको चाहे तो फाइनली कंबाइन करके लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे, क्लोजिंग स्टॉक डेबिट, ये देखो क्लोजिंग स्टॉक डेबिट, मतलब हम इसको कंबाइन एंट्री लिखेंगे। फिर हो जाएगा टू डेटर 1000, ठीक है, टू डेटर 1000। अच्छा, और पीएल एडजस्टमेंट क्या हो जाएगा, 1000 डेबिट है, 800 क्रेडिट है, तो नेट करने से क्या हो जाएगा, 200 डेबिट हो जाएगा। पीएल एडजस्टमेंट डेबिट 200, ठीक है, ये हो गया कंप्लीट और कुछ नहीं। अब चाहे तो एक पीएल एडजस्टमेंट का अकाउंट बना सकते हैं, तो यहाँ एक बना के दिखा देते हैं पीएल एडजस्टमेंट, तो हम लोग को ये पता चल जाएगा कितना हम लोगों का प्रॉफिट जो है वो हम लोग का मतलब करेक्ट होगा, ठीक है। करेक्ट होने के बाद प्रोप्राइटर के अकाउंट में कितना प्रॉफिट ऐड या लेस होगा, तो देखो क्या क्या एंट्री होगा। पहले है यहाँ पर सस्पेंस टू पीएल एडजस्टमेंट, तो बाई सस्पेंस 54 यहाँ पर लिख देते हैं, बाई सस्पेंस 54। अच्छा, डेटर पीएल एडजस्टमेंट टू सस्पेंस, तो पीएल एडजस्टमेंट ये कंबाइन एंट्री है, कौन सा पोस्ट होगा, पीएल एडजस्टमेंट में क्या जाएगा, पीएल एडजस्टमेंट टू सस्पेंस, तो टू सस्पेंस बोल के 180 लिखना पड़ेगा, ठीक है, टू सस्पेंस बोल के 180। अच्छा, इसके बाद सस्पेंस टू पीएल एडजस्टमेंट बाय सस्पेंस 1020, बाई सस्पेंस 1020। अच्छा, फिर ये सस्पेंस टू सी दास टू जी दास, तो सस्पेंस अकाउंट तो नहीं बनाया मैंने, डेटर टू पीएल एडजस्टमेंट बाई डेटर 840, बाई डेटर 840, ठीक है। और यहाँ पर पीएल एडजस्टमेंट टू डेटर, तो ये हो जाएगा टू डेटर 200, टू डेटर 200, ठीक है। जैसे कि हम बोल रहे हैं पोस्ट करते हुए बहुत से लोग क्या करते हैं, डेटर 1000 लिख देंगे, नहीं ये 1000 नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम लोग पीएल एडजस्टमेंट टू डेटर वाला पोस्टिंग कर रहे हैं, तो पीएल एडजस्टमेंट अगर 200 से डेबिट है तो उसके लिए डेटर भी 200 से क्रेडिट ही होगा, और बाकी 800 क्लोजिंग स्टॉक के लिए वो रखा है। तो यहाँ पर देख लेते हैं क्या डिफरेंस आता है, तो 54 प्लस 1020 प्लस 840, तो ये हो गया। ম্যাম বলছি যে ওই লাস্টের কোম্পানি ফিনিটা শো করতে হবে নাকি ওটা কম্পালসরি, মানে ওই ক্লোজিং স্টক অ্যাকাউন্ট ডেবিট, পিএল অ্যাডজাস্টমেন্ট অ্যাকাউন্ট ডেবিট ওটা? হ্যাঁ, এটাই তো মেন আনসার, এটা তো দেখাতেই হবে, এই দুটো করেও দেখাতে পারো, একসাথেও দেখাতে পারো। আচ্ছা আচ্ছা, মানে সেপারেট করে দেখালে হবে আর ওটা কম্বাইন করে দেখালে দুটোই ঠিক তার হ্যাঁ মানে? হ্যাঁ, দুটোই ঠিক। अच्छा, यहाँ पर टोटल कितना बन रहा है देख लेते हैं एक बार, 54 1020
840, तो 1914 माइनस 380, 1534, 2 नाम है, प्रोप्राइटर का नाम है इस क्वेश्चन में, मार्चेंट बोला है, ठीक है, नाम तो कुछ नहीं है, तो यहाँ पर लिख देते हैं टू ट्रांसफर टू कैपिटल, ट्रांसफर टू मार्चेंट्स कैपिटल, ठीक है, मतलब जो बिजनेसमैन है उनके कैपिटल में इतना प्रॉफिट और भी हमारा ऐड हो जाएगा, ठीक है, इतना प्रॉफिट ऐड होगा, प्रॉफिट इतने से बढ़ेगा, ठीक है, तो ये हो गया। क्यों बढ़ रहा है वो भी बता देते लॉजिकली, देखो परचेज हम लोगों ने गलत ज्यादा रिकॉर्ड किया था तो प्रॉफिट कम हो गया था, प्रॉफिट 54 से बढ़ गया। अच्छा, अब रहा सस्पेंस अकाउंट, वो मैंने नहीं बनाया क्योंकि सस्पेंस का यहाँ पर बोला था डिफरेंस आया था, कितना डिफरेंस आया वो बोला नहीं है, ठीक है, इसलिए मैंने बनाया भी नहीं, अगर बनाते भी हैं तो इसका मतलब सस्पेंस जरूर टैली हो रहा होगा। देखो हम चाहे तो सस्पेंस अकाउंट भी बना सकते, कैसे होगा, हम यहाँ पर डेबिट क्रेडिट लिख के दिखा देते हैं, देखो सस्पेंस कैसे होगा, सस्पेंस का डेबिट बैलेंस 54, फिर यहाँ पर देखो सस्पेंस का क्रेडिट बैलेंस 1506, फिर देखो सस्पेंस का डेबिट 1020, फिर यहाँ पर सस्पेंस का 1240 डेबिट, लो उल्टा लिख दिया मैंने, सस्पेंस ये डेबिट 54, यहाँ पर सस्पेंस 1506, ये ठीक लिखा है, सस्पेंस डेबिट, अच्छा यहाँ लिखना चाहिए, ये शायद मैंने गलत लिख दिया था, सस्पेंस डेबिट इधर होगा, हाँ एक ही गलत लिखा था, 1240, अच्छा 40, ठीक है। अच्छा यहाँ पर देखो डेटा टू पीएल एडजस्टमेंट, अच्छा यहाँ कुछ सस्पेंस नहीं है, अब यहाँ पर देखते हैं ये हो गया मेरा, यहाँ भी कुछ सस्पेंस नहीं है, चलो अब देखो ये अगर हम लोग टोटल करते हैं एक बार देखो कितना होता है, 54 प्लस 1020 प्लस 1240, ठीक है, तो ये आ गया 2314 और ये 1506, ठीक है, ये डेबिट ये क्रेडिट, अब इसका नेट करेंगे, नेट करने से आता है 808, ठीक है, 808 क्या आएगा, डेबिट आएगा, क्योंकि डेबिट पोर्शन ज्यादा है, इसका मतलब सस्पेंस अकाउंट में जो बैलेंस दिख रहा होगा ना वो 808 क्रेडिट दिख रहा होगा, तभी जाके ये न्यूट्रल होगा। बट ये बात ना हमें इस क्वेश्चन में नहीं बताया है कि सस्पेंस में कितना बैलेंस था, मुझे तो नहीं बताया नहीं है, ठीक है, तो हम लोग इसको बनाए भी सस्पेंस अकाउंट तो कोई फायदा नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि हमें बैलेंस दिखेगा, अब बैलेंस जो दिखेगा वो 808 दिखेगा, अब यहाँ पर इसका मतलब ऑब्वियसली सस्पेंस अकाउंट में 808 क्रेडिट होगा, तभी इन्होंने इस बात का कोई यहाँ पर मतलब अलग से बोला नहीं है। गुड इवनिंग हरित्री। गुड इवनिंग मैम। तो ये सस्पेंस अकाउंट का हम यहाँ पर कुछ अलग से बोला नहीं, लेकिन अगर इस क्वेश्चन में सस्पेंस अकाउंट बोलता तो 808 क्रेडिट ही बोलता, ठीक है, अब यहाँ पर बोला नहीं, अब अगर कम होता तो जरूर बोलता, तब हम लोग कमेंट करते कि क्योंकि टैली नहीं हो रहा है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ एरर जरूर अभी भी बाकी है, ठीक है, तो जैसे कि पहले वाले क्वेश्चन का किया है, ठीक है, तो लॉजिकली समझो, लॉजिकली समझने से क्लियर होगा मैटर। तो ये देखो यहाँ पर इसीलिए हम लोगों ने ये ट्रांसफर टू मार्जिन्स कैपिटल कर दिया, क्योंकि उनके कैपिटल में हम लोग उस अमाउंट को भेज सकते हैं, क्योंकि हमारे लिए यहाँ पर ऐसा कोई इंफॉर्मेशन नहीं है जिससे हम लोग बोलेंगे कि और भी एरर हमारा लोकेट होना बाकी है, ठीक है, तो अगर सस्पेंस अकाउंट होता तो वो 808 उतना ही दिखता, ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो सस्पेंस अकाउंट दिया था तो ये सब होने के बाद तो टैली हो जाना चाहिए, फिर टैली नहीं हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, बैलेंस आया, तो इसका मतलब अभी भी एरर बाकी है, इसीलिए ये प्रॉफिट हम लोग कैपिटल में ऐड नहीं कर सकते, इसका रेक्टिफिकेशन होगा तब जाके ये प्रॉफिट हम लोग का कैपिटल में जो भी होगा ऐड या लेस, मतलब प्रॉफिट होगा कि लॉस, वो तभी हमें पता चलेगा कंफर्म। तो ये हो गया, देखो अलग अलग क्वेश्चन के साथ हम लोगों ने इस चीज को कंप्लीट कर लिया, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग का फाइनली ये पोर्शन खत्म हो गया, यानी कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, ठीक है। अच्छा अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, ম্যাম একটা কোশ্চেন আছে, আপনি একটু বলে দেবেন? কি বলো? এন্ট্রিটা দিয়েছে যে রুপিস, আপনি লিখে নেন, আমি বলছি, বলো। রুপিস 850 সেন্ট অন রিপেয়ার to delivery van was debited to motor vehicles account. বলো, এটাই তো, এটাই ম্যাম,
এটার কারেক্ট এন্ট্রি হবে ডেলিভারি টু রিপেয়ার টু ডেলিভারি ভ্যান অ্যাকাউন্ট ডেবিট টু ক্যাশ অ্যাকাউন্ট, এটা কারেক্ট এন্ট্রি। না, কারেক্ট এন্ট্রি হবে রিপেয়ার অ্যাকাউন্ট ডেবিট টু ক্যাশ, কারণ ডেলিভারি ভ্যানের তো রিপেয়ারের খরচা বলেছে না, তার মানে এটা ডে টু ডে এক্সপেন্স, ডেলিভারি ভ্যান টু ক্যাশ, কিন্তু এরা এটা মোটর ভেহিকেলে ডেবিট করে দিয়েছে, মানে এটাকে ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচার দেখিয়ে দিয়েছে, এইটা করে দিয়েছে। তাহলে এটাকে ঠিক কিভাবে করতে হবে? রিপেয়ার ডেবিট করতে হবে, টু মোটর ভেহিকেল করতে হবে, শুধু শুধু অ্যাসেটে অ্যাড করে দিয়েছে। অ্যাসেটে অ্যাড হওয়ার কথা না, কারণ এটা হচ্ছে এখানে বলেই দিয়েছে যে এটা বলছে 857 সেল অন রিপেয়ার টু এ ডেলিভারি ভ্যান, মানে ডেলিভারি ভ্যানটাকে রিপেয়ার করিয়েছে, তো রিপেয়ারিং তো আমার রেভিনিউ খরচা, আর ওটা তো আমার পিএল এ আসবে, ওটা তো আমার অ্যাসেটের দামের সাথে অ্যাড হওয়ার কথা নয়। তো এটা রিপেয়ার ডেবিট টু ক্যাশ হওয়ার কথা, বাট মোটর ভেহিকেল টু ক্যাশ করে দিয়েছে, তাহলে রিপেয়ার টু মোটর ভেহিকেল হবে। ম্যাম হুম, এখানে যখন মোটর ভেহিকেল কে ডেবিট করেছে, তাহলে যদি এখানে এইরকম ধরা হতো, এখানে তো কিছু বলে দেয়নি যে ক্যাশ কে ক্রেডিট করেছে কিনা। যদি এরকম ধরা হতো, মানে ওরা রং যে এন্ট্রিটা করেছে, রিপেয়ার অ্যাকাউন্ট ডেবিট মোটর ভেহিকেল অ্যাকাউন্ট ডেবিট টু ক্যাশ অ্যাকাউন্ট, এরকম করলে মোটর ভেহিকেল ডেবিট হবে কেন সেটা আমাকে আগে রিজন বলো। রিপেয়ার ডেবিট কারণ রিপেয়ার খরচা, মোটর ভেহিকেল ডেবিট হবে কেন? রং এন্ট্রির কথা বলছি, রং এন্ট্রিতে যদি এটা ওরা পোস্টিং করবে। কিন্তু এরকম তো কোথাও বলেনি যে ওরা মোটর রিপেয়ার কে ডেবিট করেছে, এটা তো বলেনি। রিপেয়ারটাকে তো বলেছে ডেলিভারি ভ্যানে ডেবিট করেছে, বলেছে 857 রিপেয়ার টু এ ডেলিভারি ভ্যান ওয়াজ ডেবিটেড টু মোটর ভেহিকেল, তাহলে রং এন্ট্রি তো মোটর ভেহিকেল, ওরা রিপেয়ার তো দেখায়নি, তাহলে আমি রিপেয়ার লিখবো কি করে? রিপেয়ার Okay. মানে রিপেয়ারিং এর খরচা হয়েছে, কিন্তু রিপেয়ারের খরচাটা তো ওরা মোটর ভেহিকেলে ডেবিট করে দিয়েছে। যেরকম যদি আমি আজকে একটা ফিক্সড অ্যাসেট পারচেজ করি, তাহলে আমার ফিক্সড অ্যাসেট টু ক্যাশ করা উচিত, আমি যদি সেটাকে পারচেজ টু ক্যাশ করি, ঠিক আছে, তার ঠিক অপোজিটটাই বলেছে, আমি পারচেজ টু ক্যাশ করে দিয়েছি, আমার ফিক্সড অ্যাসেট টু ক্যাশ করা উচিত ছিল। তো এখানে আমার যে খরচা সেটা বলছে রিপেয়ারের খরচা, তো আমার তো মোটর ভেহিকেলে ডেবিট করেছে বলেছে, তাহলে আমি রিপেয়ার দেখাবো কি করে? আমাকে তো বলেনি যে আমি রিপেয়ারের খরচা, রিপেয়ার করেছি এটা ঠিক কথাই, কিন্তু আমি রিপেয়ারের খরচাটাকে তো ডেলিভারি ভ্যানে দেখিয়ে দিয়েছি। আর যদি টু ক্যাশটার কথা বলো কি এটা ঠিক করেছে কি করেনি, কারণ আমি রিপেয়ার করেছি, তাহলে যদি তুমি বলো কি আমি ক্যাশ পেমেন্ট করিনি, তাহলে ক্রেডিট করে দাও, ক্রেডিট মানে আমার লাইবিলিটি দেখিয়ে দাও যে আমি পেমেন্ট করিনি, তাহলেও তো আমার ক্রেডিটই হবে, দুটো দিকেই আমার ক্রেডিট হবে। আমি যদি আমাকে তো ক্লিয়ারলি বলেনি পেমেন্ট হয়েছে কি হয়নি, তো আমার পেমেন্ট করলেও দুদিকে ক্যাশ ধরবো, আর যদি আমি ধরি কি পেমেন্ট হয়নি লাইবিলিটি হয়েছে, তাহলেও আমাকে দুপাশে লাইবিলিটি লিখতে হবে, তখন আমাকে লাইবিলিটি লিখতে হবে না, তাহলে তো আমার এই পোর্শনটা তো ইম্প্যাক্ট এমনিতেও আসবে না। মেন তো প্রবলেম এখানে হচ্ছে। ম্যাম বলছি যে কোনো অ্যাসেট যখন পারচেস করা হয় তখন তার সঙ্গে যে খরচাটা হয় এক্সট্রা, সেটাকে তো ওই অ্যাসেটের অ্যাকাউন্টের সঙ্গে ধরে নিতে হবে। অবশ্যই, এটা তো খরচা নয়, এটা তো অ্যাসেট কেনার খরচা বলেনি, এটা বলেছে রিপেয়ারের খরচা। তো রিপেয়ার তো আর रिपेयर खर्चा वो हमारा एसेट दाम से ऐड होता है। देखो ये होता है कैपिटल रेवेन्यू का डिफरेंस, ठीक है। जैसे क्या होता है, मान लो मेरा लैपटॉप जो है, मेरा लैपटॉप थोड़ा सा खराब हो गया, ठीक है। मान लो मेरे लैपटॉप का कुछ भी सॉफ्टवेयर काम नहीं कर रहा है, मैंने उसको ठीक करवा लिया, ठीक है। तो ये मेरा रिपेयर का खर्चा है, तो ये मेरे लैपटॉप के दाम के साथ ऐड नहीं होगा, ठीक है। ये मेरे लैपटॉप के दाम के साथ ऐड नहीं होगा। लेकिन मान लो मैंने लैपटॉप में इस तरह का खर्चा किया है जिससे मेरा लैपटॉप का एग्जिस्टिंग कंडीशन ही चेंज हो गया, मतलब उसका स्पीड बढ़ गया। अगर मैंने ऐसे खर्चा किया कि मेरा उसका स्पीड बढ़ गया, तो ये होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, तब वो लैपटॉप के दाम के साथ ऐड होगा। और भी एग्जांपल हो सकता है, जैसे मान लो मैंने एक नया साइकिल खरीदा और वो साइकिल को यूज कर रहे थे, कुछ दिन बाद उसको मैंने रिपेयर करवाया, तो वो मेरा रेवेन्यू खर्चा है, मतलब वो मेरा डे टू डे का खर्चा है। रिपेयर, देखो कोई भी चीज यूज करो तो उसका रिपेयरिंग लग ही सकता है, वो कभी भी साइकिल के दाम के साथ ऐड नहीं होगा। लेकिन मैंने एक सेकेंड हैंड साइकिल खरीदा और उसको चलाने के कंडीशन में लाने के लिए मैंने कुछ खर्चा किया, ठीक है। जैसे मान लो दो चीज होता है, जैसे मान लो मैंने एक 1000 रुपीज का क्या खरीदा, मान लो मैंने 2000 रुपए का नया साइकिल खरीदा, ठीक है। नया साइकिल खरीदा और कुछ दिन बाद मान लो
आफ्टर 6 मंथ्स मैंने उस पर रिपेयर करवाया, रिपेयर का जरूरत हुआ 600 रुपए का रिपेयर करवाया। अब जब साइकिल खरीदा तब इसका एंट्री होना चाहिए था ऐसे साइकिल टू कैश, मान लो कैश में ही खरीदा 2000। अब जब 6 मंथ्स बाद रिपेयर करवाए तो अब तुम लोग बोलोगे हम इसको साइकिल डेबिट कर देंगे, ये गलत होता है, ठीक है। ये रिपेयर टू कैश होगा क्योंकि ये यूज करने के बाद मेरा खर्चा हुआ। लेकिन ये रिपेयर करवा के अगर मेरा साइकिल का एग्जिस्टिंग कंडीशन चेंज हो जाता है, मान लो अब यहाँ पर ऐसे एडेड है, वो क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है, मान लो रिपेयर करवाया मैंने यहाँ पर 600 रुपए का एंड एग्जिस्टिंग कंडीशन ऑफ साइकिल चेंज फॉर कैसे भी, ठीक है। मान लो कि किसी तरह से साइकिल का स्पीड बढ़ गया, ठीक है। तो एग्जिस्टिंग कंडीशन अगर मेरा चेंज हो जाता है, ठीक है, एग्जिस्टिंग कंडीशन अगर मेरा चेंज हो जाता है, देन ये एंट्री नहीं होगा, देन ये एंट्री हो जाएगा साइकिल टू कैश बोल के 600 रुपीज अगर मेरा एग्जिस्टिंग कंडीशन चेंज होता है। दूसरा पॉइंट, अगर हम नया साइकिल के जगह मान लो एक सेकेंड हैंड साइकिल खरीद रहे हैं 1500 में मैंने खरीदा सेकेंड हैंड साइकिल, ठीक है, और मैंने 500 का रिपेयर करवाया, फिर उसके बाद यूज करना स्टार्ट किए, तब ये रिपेयर का एंट्री क्या होता है, क्योंकि साइकिल को यूज करने के पहले जितना भी खर्चा है, इसीलिए बोला जाता है एसेट को अपने कंडीशन में लाना, मतलब यूजेबल कंडीशन में लाने के पहले तक का जितना खर्चा है वो सारा एसेट के दाम के साथ ऐड होता है। जैसे एसी खरीद लिया, एसी को इंस्टॉल नहीं करवाओगे तो कैसे यूज करोगे, एक्वागार्ड खरीदा, एक्वागार्ड को इंस्टॉल नहीं करवाओगे तो कैसे खरीद मतलब यूज करोगे, फ्रिज खरीदा है, फ्रिज का कनेक्शन नहीं लगवाओगे तो फ्रिज कैसे यूज करोगे। तो ये रिपेयर क्या होगा, ये ऐसे होगा साइकिल अकाउंट डेबिट, फिर साइकिल का दाम 2000 दिखाएंगे, साइकिल अकाउंट डेबिट टू कैश हो जाएगा, तब ये खर्चा यहाँ पर ऐड हो जाएगा, तब ये रिपेयर बोल के नहीं दिखेगा। क्यों, क्योंकि साइकिल को यूज करने के पहले का रिपेयरिंग का खर्चा है। अब इसके बाद भी रिपेयरिंग का खर्चा हो सकता है। अब इसके बाद जो रिपेयरिंग का खर्चा हो वो कैसा है, वो क्या कोई डे टू डे का रिपेयरिंग खर्चा है, मतलब जो ऐसे, हाँ बोलो, মানে ক্যাপিটাল এক্সপেন্স হলে তখন সেটা হবে অ্যাসেট টু ক্যাশ, আর নর্মাল যেটা রেভিনিউ এক্সপেন্স হলো সেটা হবে রিপেয়ার টু ক্যাশ। हाँ ऐसे ही होता है, ठीक है। कभी भी कैपिटल खर्चा होता है, कैपिटल खर्चा कैसे समझोगे, देखो खुद तो प्रैक्टिकली तुम लोग देख के समझ सकते हो अपने साथ अगर हो रहा है। जैसे मैंने देखा मेरा लैपटॉप का मैंने रैम चेंज करवा दिया, लैपटॉप का स्पीड बढ़ गया, वो मुझे दिख रहा है, लेकिन तुम लोग क्वेश्चन में कैसे समझोगे, क्वेश्चन में लिखा हुआ रहता है, ठीक है, क्वेश्चन में लिखा हुआ रहता है जिसको पढ़ के समझना पड़ेगा कि रिपेयर कब हुआ, कैसा रिपेयर है, क्वेश्चन में लिखा हुआ रहेगा कि ये रिपेयर करवाने के वजह से एग्जिस्टिंग एसेट में कोई चेंजेस आया है कि नहीं, ठीक है। अगर चेंजेस आता है तो वो एसेट के वैल्यू को बढ़ाएगा, अगर नहीं आता है वो एक रेगुलर एक्सपेंडिचर है तो बात अलग है, ठीक है। तो इस तरह से होता है। तो कभी भी तुम लोग ऐसे कभी देख के आइडेंटिफाई नहीं कर सकते ये रिपेयर है तो मोटर व्हीकल में आएगा कि नहीं आएगा, उसको इस तरह से आइडेंटिफाई किया जाता है। अपने आप थोड़ी ना आइडेंटिफाई कर पाएंगे हम लोग, वही तो होता है कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, अपने आप कभी भी आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए तो मैंने स्टार्टिंग में भी शायद बोला भी था तुम लोगों को कि एक फ्लैट, ठीक है, एक फ्लैट जैसे हम जिस फ्लैट में रहते हैं मेरे लिए वो मेरा फिक्स्ड एसेट है, लेकिन अगर यही फ्लैट बिल्डर बना रहा है उसके लिए वो करंट एसेट है। तो हर एक चीज का सिचुएशन वाइज बदल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब जैसे देखो मैंने एक्वागार्ड खरीदा, उसको इंस्टॉल करवाया, मान लो 10,000 का एक्वागार्ड खरीदा, इंस्टॉल करवाने का मेरा 1000 रुपए लगा, तो मेरा एक्वागार्ड 11,000 का हो जाता है। लेकिन अगर इसी एक्वागार्ड को कुछ दिन बाद, एक्वागार्ड को तो रिपेयर करवाते रहना चाहिए, ठीक है, क्योंकि पानी जो है वो खराब हो जाता है कभी कभी, तो बहुत सारे चेंजेस करवाने पड़ते हैं। अब मान लो कुछ दिन बाद मैंने चेंज करवाया, ठीक है, तो उसका सेडिमेंट वगैरह होता है वो चेंज करवा दिया ताकि पानी अच्छा आए, तो मान लो उसमें मेरा 500 रुपए का खर्चा हुआ, तो वो रिपेयर का खर्चा हुआ। लेकिन मान लो मेरा एक्वागार्ड का पूरा मशीन ही खराब हो गया और एक्वागार्ड के अंदर मैंने पूरा नया मशीन लगवा दिया, ठीक है, तो जब खरीदा था 10,000 का था, मोटर वोटर चेंज करवाया 7-8 हजार का मैंने खर्चा कर दिया, और इससे मेरा एक्वागार्ड का एग्जिस्टिंग कंडीशन ही चेंज हो गया, तो बहुत ही स्लो पानी आ रहा था या फिर अच्छा नहीं आ रहा था, सारी चीजों का एनहांसमेंट, मतलब अगर इंप्रूवमेंट होता है एग्जिस्टिंग कंडीशन तो अगेन वो पैसा जो है एक्वागार्ड के दाम के साथ जुड़ेगा। अगर सिर्फ रिपेयर है वो नहीं जुड़ेगा। तो रिपेयर कैसा है वो प्रैक्टिकली तो समझ
समझ में आता है, लेकिन क्वेश्चन में कैसे समझ में आता है? क्वेश्चन में पढ़ के समझ में आता है, क्योंकि क्वेश्चन में डेफिनेटली ऐसा देगा। नहीं तो हमें कैसा पता चलेगा कि ये मोटर व्हीकल का जो खर्चा है वो रिपेयर का खर्चा कैसा खर्चा है, रिपेयर करके क्या मोटर व्हीकल का एग्जिस्टिंग कंडीशन चेंज हुआ या नहीं हुआ। अगर कुछ नहीं बोलता है क्वेश्चन तो ऑब्वियसली वो नॉर्मल रिपेयर है। अगर क्योंकि देखो रिपेयर जो लैंग्वेज है वो नॉर्मल रिपेयर लैंग्वेज जो है वो चीजों को ठीक करने के लिए यूज होता है, ठीक है, कि छोटा मोटा खर्चा हम लोगों ने कर दिया। अब देखो बुक में ये सब प्राइस दिया हुआ रहता है, आज के डेट के साथ तो ये सब प्राइस का कोई लेन देन है नहीं कि हम लोग वैल्यू देख के बता दें कि 857 है तो कैपिटल है, या फिर 857 है तो रेवेन्यू है। ऐसा थोड़ी ना होता है। ये खर्चा किसी के लिए बहुत बड़ा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, तो इस तरह से अमाउंट देख के नहीं समझ में आता है। हमें चीजों को पढ़ के समझना पड़ता है, पढ़ के इस तरह से बाइफरकेट कर सकते हो, ठीक है। आई होप कि तुम लोग का आंसर मिला होगा। बोलो समझ में आया जिनको ये क्वेरीज था, या फिर जिनको नहीं भी था समझ में आया पॉइंट कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का? यस मैम। अच्छा, ठीक है। अब देखो ये एक काम करते हैं, इसको बंद कर लेते हैं, इसका तो अब और नीड नहीं है। अब ये वाला देखो बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, हम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज स्टार्ट करेंगे। तो देखो बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो है इसका कंसेप्ट क्यों आया? देखो अगर कोई सेलर है, ठीक है, मान लो ये है एक शॉप, ठीक है, तो यहाँ सेलर है, सेलर कौन है? सेलर मान लेते हैं ये है मिस्टर ए, ठीक है। इनको ये प्रोडक्ट बेच रहे हैं अपने दुकान से, मान लो क्या बेच रहे हैं, मान लो बुक्स बेच रहे हैं, ठीक है। तो इनके पास बुक्स है, लोग खरीदने आते हैं, मान लो ये आ गए खरीदने। ये कौन है? ये है मिस्टर एक्स, ठीक है, और एक मिस्टर वाई दूसरा कस्टमर ये भी, और एक है मिस्टर जेड, ठीक है, ये थर्ड कस्टमर। अच्छा, अब सभी को मान लो, अभी हम लोग अकाउंट्स पढ़ रहे हैं तो मान लेते हैं अकाउंट्स का बुक चाहिए, और मान लो अकाउंट्स का बुक है 500 का, ठीक है। तो इसने पैसा दे दिया, ठीक है, ये देखो ये पैसा दे रहा है, और 500 रुपए का नोट दे दिया, और इसको एक बुक मिल गया 500 रुपए का, ठीक है। इस सेल को क्या सेल बोलेंगे? मिस्टर ए ने मिस्टर एक्स को जो सेल किया, पैसा दिया बुक ले लिया, तो ये कैसा सेल है? इनके तरफ से बोलो, मिस्टर ए के तरफ से ये कैसा सेल है? कैश सेल। कैश सेल। अच्छा, ये हो गया कैश सेल, ठीक है। अच्छा अब देखो, हाँ कैश सेल। अब मान लो इन्होंने बोला मुझे भी बुक दे दीजिए, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं, हम कुछ दिन बाद पैसा दे देंगे, कुछ दिन बाद पैसा दे देंगे। तो ये पुराने कस्टमर थे, तो इन्होंने इनको बुक दे दिया, और इन्होंने कुछ भी पैसा वैसा नहीं दिया, बुक इन्होंने ले लिया, ठीक है। इनके पास आ गया अकाउंट्स का बुक, और इन्होंने कुछ भी नहीं दिया, और ये मान गए, तो ये कैसा सेल है? सेल तो इन्होंने इसको भी कर दिया है, बुक इसको भी दे दिया, क्रेडिट सेल, ठीक है। और ये जो है इनको भी बुक चाहिए, ठीक है, और ये भी बोल रहे हैं हम अभी पैसा नहीं दे सकेंगे, और ये बोल रहे हैं कि हम 45 डेज बाद देंगे, ठीक है। सपोज बोल रहे हैं कि 45 डेज बाद देंगे, जो मिस्टर ए को लग रहा है कि काफी मतलब लेंदी टाइम है, और हम मिस्टर जेड को उतने अच्छे से जानते भी नहीं है, तो मुझे बेचना चाहिए कि नहीं बेचना चाहिए, कंफ्यूजन आ रहा है इनके दिमाग में, और ये चाहते भी नहीं कि कस्टमर छूट जाए, ठीक है। क्योंकि सेलर के नजरिए से सोचो, सेलर कभी चाहेगा कि उसका कस्टमर कम हो, वो तो चाहेगा सभी को बेचे हम। कैश सेल वाला तो पैसा दे रहा है, अच्छा है, क्रेडिट सेल वाला भी दे दे तो अच्छा है। और इसके ऊपर थोड़ा सा डाउट इसीलिए आ रहा है क्योंकि इनको उतना जान पहचान नहीं इनके साथ, बट ये चाहते हैं कि कस्टमर रिटर्न ना जाए, कस्टमर को हम बुक्स दे, ठीक है। ये चाहते हैं कि हम इनको बुक दे अकाउंट्स का 500 वाला, बट इनको थोड़ा सा टेंशन है, ठीक है। टेंशन इसीलिए है कि पता नहीं मिस्टर जेड अगर कहीं पैसा वैसा नहीं दे, क्योंकि हम इन्हें इतने अच्छे से जानते भी नहीं, और ये काफी ज्यादा टाइम का जो है टाइम पीरियड मांग रहे हैं। इतने में तो मेरा लॉस है। क्यों लॉस है? देखो बिजनेसमैन का क्या होता है, इनको पैसा जितना जल्दी मिलेगा ये उतना पैसे को राउंड करेंगे, मतलब
पैसे को राउंड करेंगे मतलब पैसा मिलेगा तभी ना उस पैसे को आगे इन्वेस्ट करेंगे। अगर पैसा ब्लॉक रहेगा, देखो ना 3 में से बस 1% ने पैसा दिया, ठीक है, लेकिन उसके पास से 3 स्टॉक जाएगा, तो ये हमेशा चाहता है बिजनेसमैन कि उसके पास जितना पैसा है उतना अच्छा। क्रेडिट भी कम टाइम का हो तो ही अच्छा। क्रेडिट अगर 45 डेज का होगा तो कितने दिन बाद पैसा मिलेगा, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है। बट ये चाहते हैं कि इनको भी बेचे, तो इसलिए तीसरा सोल्यूशन क्या है? तीसरा सोल्यूशन ये है कि पैसा ब्लॉक भी ना हो, कस्टमर भी रिटर्न ना जाए, और जो है सेलर को भी ज्यादा जो है लॉस ना हो, पैसा ब्लॉक ना हो। क्योंकि क्रेडिट सेल पे क्या होता है? पैसा होता है ब्लॉक, ठीक है, जो कि कैश सेल पे नहीं होता है। तब क्या हुआ, कॉमर्स में एक नया चीज, ठीक है, मतलब कॉमर्स यानी हम लोग बोल सकते हैं कि अकाउंट्स में एक नया चीज सोचा गया, दैट इज हो गया बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। अब ये क्या नया चीज है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो है ये एक रिटन डॉक्यूमेंट है, ठीक है। तो मिस्टर ए मिस्टर जेड को बोलेंगे ठीक है हम आपको बुक देंगे, लेकिन क्योंकि आप मेरे से एक लंबे टाइम पीरियड के लिए बोल रहे हो, 45 डेज बाद एक 500 रुपए का मुझे रिटर्न दोगे, तो हम लोग एक काम करते हैं, अपने अंदर एक रिटन डॉक्यूमेंट लिख लेते हैं जिसको बोला जाता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। और वो कैसे देखने में होगा, हम यहाँ पर एक जस्ट स्पेसिमेन कॉपी की तरह दिखाते हैं। देखो ऐसे एक कागज रहेगा, ठीक है, कागज में यहाँ एक स्टैंप लगा हुआ रहेगा, यहाँ एक स्टैंप लगा हुआ रहता है, ठीक है। फिर यहाँ पर सेलर का एड्रेस रहेगा, जो सेलर है ना वो अपना एड्रेस दे देंगे, ठीक है। वो सेलर का एड्रेस रहेगा कि कहाँ पर शॉप है, क्या क्या मतलब कहाँ से क्या जगह वगैरह सब दे देगा। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ रहेगा, ये देखो ऐसे लिखा हुआ रहेगा 545 डेज, ऐसे लिखा हुआ रहेगा। आफ्टर डेट, ये ऐसे लैंग्वेज, ये लॉ का लैंग्वेज है, ठीक है। आफ्टर डेट पे टू मिस्टर ए और पे टू मी लिख देते, ठीक है। एक बार मान लो कि हम लोग भी सेलर है, पे टू मी, और यहाँ पर लिखेंगे और माई ऑर्डर, ठीक है, और माई ऑर्डर द सम ऑफ 500 ओनली फॉर द वैल्यू रिसीप्ट, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है। ये सीखना तुम लोग के लिए जरूरी नहीं है, ये जस्ट हम लिख रहे हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर एक एक्सेप्टेड बोल के लिखा हुआ रहता है, यहाँ एक साइन करना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ एक साइन होगा, और टू बोल के जो परचेजर है उनका एड्रेस होगा, ठीक है, टू बोल के परचेजर का एड्रेस होगा। मतलब ये क्या लिखा हुआ है कि 500 रुपए 45 यानी 45 डेज बाद कौन दे देगा? ये मिस्टर जेड। अब ये मिस्टर जेड का प्रूफ क्या है? यह जो साइन होगा ना, यहाँ पर साइन किसको करना पड़ेगा? इनको करना पड़ेगा कि हाँ हम एक्सेप्ट करते हैं कि जो हम ओरली बोल रहे हैं कि हम 45 डेज बाद पैसा दे देंगे, हम वो देंगे, ठीक है, हम वो देंगे, वो लिखित में हो रहा है, लिखित यानी जो है रिटर्न हो रहा है। 45 डेज आफ्टर डेट पेड टू मी, मी मतलब ये मिस्टर ए का बात हो रहा है, और माई ऑर्डर मतलब मुझे दे देना 45 डेज बाद 500 रुपीज, या फिर अगर हम किसी और को देने के लिए बोले मेरे बिहाफ में, ठीक है। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि जैसे मिस्टर जेड को पैसा देना है मिस्टर ए को, वैसे हो सकता है मिस्टर ए को किसी और को 500 रुपए देना है। सोचो ऐसे कि मान लो मिस्टर ए को मिस्टर पी बोल के कोई है, उनको भी देना है 500 रुपए, तो मिस्टर ए ये भी बोल सकते हैं जेड को कि मुझे 500 नहीं देके तुम पी को दे दो, हम तुम्हारा कैंसिलेशन कर देंगे, मतलब हम ये मानेंगे कि मुझे पेमेंट हुआ, मतलब वो रिटर्न में होगा, ऐसे ओरली कुछ नहीं होगा। मतलब मिस्टर ए अगर ऑर्डर दे दे कि मुझे नहीं देके ये पैसा पी को दे दो, तो वो भी हो सकता है। तो उसे बोलते हैं माई ऑर्डर द सम ऑफ 500 ओनली फॉर द वैल्यू रिसीप्ट। ओनली फॉर द वैल्यू रिसीप्ट मतलब सिर्फ और सिर्फ उस अकाउंट्स बुक के लिए ही आपसे मांगा जा रहा है, नथिंग मोर देन दैट, ठीक है। और उसका साइन आप कर दीजिए। ये क्या होगा, इससे बेनिफिट क्या होगा? क्या इससे पैसा लॉक नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ये जो रिटर्न डॉक्यूमेंट है ये बैंक लेगा, ठीक है, अगर चाहे तो, ठीक है, जरूरी नहीं है इसको ले जाके बैंक में डालना है, ऐसा बात हम नहीं बोल रहे। ऐसा रिटर्न डॉक्यूमेंट जो है बैंक एक्सेप्ट करता है, ठीक है, एक्सेप्ट करके
इसको जैसे मान लो बैंक में लोन लेने गए तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ मॉर्गेज रख सकते हैं ना, जैसे किसी के पास वैकेंट लैंड है, किसी के पास गोल्ड है, ठीक है, तो बैंक क्या करता है, वो सोना रख लिया, उसके बदले लोन दे दिया। उसी तरह से बैंक को अगर ये पेपर दिखाओगे कि हमारे अंदर ये ट्रांजैक्शन हुआ है, तो बैंक भी क्या करता है, बैंक ऐसे रिटन डॉक्यूमेंट को एक्सेप्ट कर लेता है और पैसा दे देगा। किसको देगा, ये रहेगा किसके पास रहना जरूरी है, ऑब्वियसली मिस्टर ए के पास, क्योंकि अगर किसी भी तरह का लॉस होता है तो इनका ही होने वाला है, इनको तो नहीं होने वाला है, इनको तो बुक मिल गया ऊपर से फ्री में, मतलब अभी तक पैसा नहीं दिया है, बोल तो रहे हैं दे देंगे, लिखवा भी दिए हैं। तो ये जो रिटन डॉक्यूमेंट है ये मिस्टर ए के पास रहता है, तो इनको साइन करके ये मिस्टर ए को दे देना है। देखो ये सारे पॉइंट को ना तुम लोग स्टोरी की तरह सुनो, इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये स्टोरी जैसे सुनोगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज तभी कर पाओगे, ठीक है। ये स्टोरी काफी जरूरी है, कौन किसको कैसे दे रहा है उसी पे डेबिट क्रेडिट भी डिपेंड करेगा, ठीक है। तो ये देखो ये इनको रिटर्न कर देंगे, इसको बोला जाता है एक्सेप्टेड एंड रिटर्न, ये साइन करके फिर इनको रिटर्न कर देंगे, ठीक है, इनके पास रहेगा। अब इनको अगर पैसे का जरूरत है, ये क्या कर सकते हैं, ये बैंक में जा सकते हैं, मिस्टर ए इसको लेके बैंक को ये दिखा सकते हैं कि देखो मैंने मिस्टर जेड बोल के किसी को 500 रुपए का सेल किया है, अकाउंट्स का बुक, वो बोल रहे 45 डेज में पैसा दे देंगे, मैंने तो उनको लिखवा लिया है, आप ये रख लीजिए और ये पैसा आप मिस्टर जेड से ले लीजिएगा। और मिस्टर जेड को मिस्टर ए बोल सकते हैं, इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि तुम ये पैसा बैंक को दे देना 45 डेज बाद। और इनको क्या बेनिफिट मिलेगा, ये बैंक को ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि ये रख लीजिए और आप मिस्टर जेड से 500 ले लीजिएगा और मुझे अभी पैसा दे दीजिए इसके बिहाफ में, ठीक है। तो बैंक क्या करेगा, बैंक पूरा 500 नहीं देगा, बैंक यहाँ पर एक मीडिएटर का काम कर रहा है, मतलब लोन की तरह, जैसे गोल्ड रख के लोन देना वैसे ये डॉक्यूमेंट रख के लोन देना, ये डॉक्यूमेंट रख के बैंक लोन दे देगा, लेकिन पूरे 500 का नहीं देगा, क्योंकि बैंक इससे अपना एक अर्निंग करना चाहता है। 500 दे के बैंक का क्या फायदा, मिस्टर ए को 500 दे देगा, जेड से 45 दिन बाद 500 ले लेगा, तो इससे बैंक का क्या मतलब, इसमें बैंक का तो कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, उनका तो सिर्फ हेडेक ही होगा। तो इसीलिए बैंक क्या करेगा, बैंक जब मिस्टर ए को पैसा देगा ना तो 500 की जगह थोड़ा सा पैसा कम देगा, इसको बोलते हैं डिस्काउंट करना, ठीक है। मतलब बैंक बोलेगा ठीक है हम दे देंगे, फॉर एग्जाम्पल 490 दिया बैंक ने, मतलब वो रेट चलते रहता है, ठीक है। अभी हम एग्जाम्पल के साथ बोल रहे हैं, मान लो बैंक ने दिया 490 ए को और 45 डेज बाद जेड से 500 ही बैंक लेगा, तो बैंक ने इस बीच में कमा लिया 10 रुपीज, ठीक है। कभी तुम लोग फ्यूचर में बैंकिंग कंपनी पढ़ोगे, सभी कोई पढ़ोगे, क्योंकि फाउंडेशन पढ़ रहे हो तो हम यही मानेंगे ना कि तुम लोग इंटर भी पढ़ोगे, फाउंडेशन भी पढ़ोगे, जो भी पढ़ रहे हो, ठीक है। फाउंडेशन में पढ़ो या इंटर में पढ़ो, दोनों जगह पे होता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जो भी हो। तो बैंकिंग कंपनी जो है वो इंटर में ग्रुप 2 में होता है, ठीक है, नॉर्मली ग्रुप 2 में होता है, चाहे सीए देखो, सीए में देखो इन लोगों का, ठीक है। तो ग्रुप 2 में होता है बैंकिंग कंपनी, वहां पर बैंक का एक अर्निंग में ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज का पॉइंट आता है कि बिल्स डिस्काउंट करवाता है कोई कस्टमर, तो बैंक का अर्निंग होता है, जैसे बैंक का इंटरेस्ट से अर्निंग होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये 10 रुपीज का बैंक ने अर्निंग कर लिया, कैसे, जब जेड पैसा देगा तो 500 देगा और इसने ए को कितना दिया, बैंक ने 490, तो इन द मीन टाइम 10 रुपीज का अर्निंग बैंक ने कर लिया, ये एक्सेप्ट करके, ठीक है। तो ये प्रोसेस होता है, इससे क्या हुआ, अब देखो अब इनका लॉस हुआ जरूर, तुम लोग सोच सकते हो फिर मिस्टर ए का तो लॉस हुआ, 10 रुपीज उनको कम मिला, लेकिन बिजनेसमैन का क्या है, वो अगर अपना कस्टमर छोड़ देता तो ये कस्टमर दोबारा कभी भी इसके पास नहीं आता कि भाई ये उधार नहीं देता है, इनके पास नहीं जाएंगे, ठीक है, हम पैसा दे देंगे, हम कहाँ बोल रहे पैसा नहीं देंगे, ऐसा होता है ना। तो फिर इनका कस्टमर नहीं छूटा, इनके पास इंस्टेंट 490 आ गया, इनके दिमाग में क्या चलेगा पता है, इनके दिमाग में ये चलेगा मेरा 10 रुपए जाने दो, मेरा कस्टमर तो रहा, अगर हम कस्टमर को हैप्पी रख सकते हैं तो आज ये 500 का चीज ले रहा है, कल ज्यादा का लेगा और ये 490 इन्वेस्ट करके हम और भी कमा लेंगे, ठीक है, मेरा 10 रुपए का नुकसान कोई बड़ा बात नहीं है। और एक चीज भी ये कर सकते हैं, बाकी लोगों को 500 में बेच रहे हैं, इनको थोड़ा सा महंगा भी बेच सकते हैं, क्योंकि जो क्रेडिट लेते हैं उनको महंगा बेचा जाता है, जो इंस्टेंट पैसा देते हैं उनको थोड़ा सा डिस्काउंट में बेचा जाता है, ठीक है, वो तो बिजनेस पॉलिसी हो गया। हम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज पे ज्यादा ध्यान देंगे, तो ये 490 ले सकते हैं। तो बिल्स ड्रॉ करने की वजह से क्या हुआ पता है, यहाँ पर पहला चीज हुआ लिक्विडिटी फैक्टर काम किया, ठीक है। लिक्विडिटी फैक्टर का मतलब हो गया कि हमारे पास पैसा आया, क्रेडिट सेल किए लेकिन पैसा आया, पैसा ब्लॉक नहीं हुआ, क्योंकि हम लोगों ने बिल्स ड्रॉ किया और वो बैंक में जाके डिस्काउंट करवा लिया, ठीक है। और कैश फ्लो बिजनेस में एज इट इज रहता है, कैश फ्लो इन द बिजनेस में कैश फ्लो रहेगा।
ठीक है। और थर्ड पॉइंट जो है, डज नॉट कॉज लॉकिंग ऑफ मनी। ठीक है, पैसा कभी भी ब्लॉक या लॉक जो भी बोलो, ये क्या हो रहा है, पैसा कभी भी जो है ब्लॉक नहीं होगा। ठीक है, ये तीसरा वे हो गया क्रेडिट सेल का। क्रेडिट सेल भी हुआ, पैसा भी ब्लॉक नहीं हुआ। अच्छा, अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा हम बता देते हैं। देखो क्या बोल रहा है, इन जनरल प्रैक्टिस दैट व्हेन गुड्स आर सोल्ड और सर्विस आर प्रोवाइडेड, जब भी गुड्स या सर्विस जो भी हम लोग बेचते हैं, द सेलर एक्सटेंड ए क्रेडिट पीरियड टू बायर। सेलर बायर को क्रेडिट पीरियड देता है। ठीक है, मतलब क्रेडिट में सेल करता है। इन समटाइम्स द सेलर मे नॉट बी इन द पोजीशन टू ऑफर क्रेडिट पीरियड, लेकिन हमेशा सेलर क्रेडिट में बेच सके ऐसा पॉसिबल नहीं, उनको भी पैसे का जरूरत होता है। एंड द परचेसर इज नॉट इन द पोजीशन टू बाय टू पे इमीडिएटली, अब जो खरीदने आया है उसका भी ऐसा हालत है, वो भी अभी इमीडिएटली पे नहीं करता है। इन सच सर्कमस्टेंसेस, ऐसे सिचुएशन में seller would like that the purchaser should give a definite promise in writing to pay the amount of the goods on certain date which he can use to generate immediate फंड्स। ठीक है, बोल रहा है कि ऐसे केसेस में क्या होना चाहिए, जो परचेजर है उनको एक प्रॉमिस करना पड़ेगा, वो भी राइटिंग में, कि जो भी पैसा ड्यू है वो पैसा दे देंगे, और इस तरह से राइटिंग में देना पड़ेगा ताकि उसको यूज करके जो सेलर है वो फंड बना सके। ठीक है, जैसे कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो कॉमर्शियल प्रैक्टिस जो है has developed to treat this written promise into valuable instrument of credit, that when a written promise is made in proper form and is properly stamped, it is expected that the buyer discharge his debt and the seller receives payment। बोल रहा है कि कॉमर्स में ऐसा एक प्रैक्टिस है, मतलब इस तरह का कि क्रेडिट सेल भी हो और जो है पैसा भी मिल जाए, जिसका मैंने अभी तुम लोग को पूरा स्टोरी दिखा दिया। हैज डेवलप्ड टू ट्रीट दिस रिटन प्रॉमिस, इस रिटन प्रॉमिस को लिखा जाए इनटू वैल्यूएबल इंस्ट्रूमेंट। इसको सिर्फ रिटन प्रॉमिस नहीं लिखा गया है, मतलब इसको एक वैल्यूएबल इंस्ट्रूमेंट बनाया गया। एक्चुअली बिल्स ऑफ एक्सचेंज को बोला जाता है इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट। ठीक है, क्रेडिट देने का एक इंस्ट्रूमेंट। जैसे इंस्ट्रूमेंट होता है ना अलग अलग, जैसे कोई भी गाना वाना गाते हो तो गाना का भी अलग अलग इंस्ट्रूमेंट होता है, जैसे कि हारमोनियम हो गया। ठीक है, ये सब। तो वैसे ही कॉमर्स में उधार देने का एक इंस्ट्रूमेंट हो गया हम लोगों का बिल्स ऑफ एक्सचेंज। दैट व्हेन ए रिटन प्रॉमिस इज मेड इन प्रॉपर फॉर्म, प्रॉपर फॉर्म में होना चाहिए। प्रॉपर फॉर्म का मतलब ये देखो जो लिख लग के मैंने यहाँ दिखाया ना, इसका बात कर रहे हैं। तो प्रॉपर फॉर्म में होना चाहिए, प्रॉपर्ली स्टैम्प्ड भी होना चाहिए। देखो मैंने स्टैम्प का बात भी बताया तुम लोग को, स्टैम्प होना चाहिए मतलब लीगल होगा ना, तभी लीगल होगा। प्रॉपर्ली स्टैम्प्ड, इट इज एक्सपेक्टेड दैट द बायर डिस्चार्ज हिज डेट, बायर जो है वो अपना लोन पे कर देगा, मतलब जो उधार लिया है, और सेलर को पेमेंट मिल जाएगा। इस तरह से वो प्रॉमिस रिटर्न में होना चाहिए। दिस इज बिकॉज रिटर्न प्रॉमिस आर ऑफन एक्सेप्टेड बाय द बैंक। और ये कैसे पॉसिबल है कि हमें फंड मिल जाएगा, क्योंकि अभी भी मैंने बोला कि रिटर्न प्रॉमिसेस जो होता है ना वो बैंक भी एक्सेप्ट करता है, एंड मनी इज एडवांस्ड अगेंस्ट देम। जैसे मैंने बोला कि गोल्ड रख के गोल्ड लोन ले सकते हो, उसी तरह से क्या होता है कि इस तरह का डॉक्यूमेंट बैंक में रख के बैंक से पैसा ले सकते हो। हाँ, बैंक थोड़ा सा कम जरूर देगा क्योंकि बैंक का ये अर्निंग पॉलिसी है। ठीक है, ऑल्सो दे कैन बी एंडोर्स्ड, और ये एंडोर्स भी कर सकते हैं। मतलब अगर हम लोगों को जल्दी नहीं है, बैंक में नहीं देना चाहते, तो मान लो मिस्टर ए मिस्टर पी को ये डॉक्यूमेंट दे सकता है, आप ये रख लीजिए, आपको 500 रुपए मेरे से चाहिए था ना, आप ये रख लीजिए, 45 डेज बाद आपको जेड से 500 रुपए मिल जाएगा, हम जेड को बता देंगे कि मेरे ऑर्डर पे पी को पे कर दो। तो ये भी होता है। तो एंडोर्स बोला जाता है इसको, एंडोर्स करना, दैट इज पास्ड ऑन फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। मतलब एंडोर्स का मतलब होता है एक जन से दूसरे जन के वहां इसका ट्रांसफर होना, क्योंकि इसका ऑथोरिटी मिस्टर ए के पास होना चाहिए। वो भी मैंने लॉजिक बताया, क्योंकि जेड के पास रहेगा तो क्या फायदा, ए के पास रहना चाहिए। ए का ही प्रोडक्ट बिका है फ्री में बिना पेमेंट के, तो अगर मिस्टर ए जो है उनको अगर अपना लॉस नहीं करवाना है तो ये डॉक्यूमेंट इनके पास ही रहना चाहिए। अब इनके पास है तो इन्हीं के पास ऑथोरिटी है किसी और को देने का, तो एंडोर्समेंट। ठीक है, तो वही होता है एंडोर्समेंट। अब देखो क्या बोल रहा है कि द रिटन प्रोमिसेस इज आइदर इन द फॉर्म ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज और इन द फॉर्म ऑफ प्रोमिसरी नोट। और ये जो रिटन डॉक्यूमेंट है उसको बोला जाता है या तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज या तो बोला जाता है
प्रॉमिसरी नोट। तो प्रॉमिसरी नोट थोड़ा सा अलग होता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज से, वो भी बता देंगे प्रॉमिसरी नोट जब आएगा। फिलहाल बिल्स ऑफ एक्सचेंज सुनो। अब बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, कैसे डिफाइन किया गया है इसको लॉ में, इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, अभी मैंने बोला रिटेन होना चाहिए, कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर। अनकंडीशनल मतलब दूसरे किसी कंडीशन में नहीं है कि ऐसा हुआ तो पे करो, ऐसा नहीं हुआ तो मत पे करो, नहीं, सिर्फ और सिर्फ जिस चीज का सेल हुआ है, चाहे वो प्रोडक्ट हो या सर्विस हो, उसी का जो वैल्यू है, उसी वैल्यू रिसिप्ट का बात हो रहा है, ठीक है। तो ये देखो, बिल्स ऑफ एक्सचेंज हैज बीन डिफाइंड एज इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर साइंड बाय द मेकर। साइन कौन करेगा, मेकर, डायरेक्टिंग सर्टेन पर्सन टू पे सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली टू और टू द ऑर्डर ऑफ सर्टेन पर्सन और टू द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। ये लॉ का लैंग्वेज है, ठीक है। इसको अगर हम लोग थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के बोले तो ये देखो, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये राइटिंग में होना चाहिए, इसमें एक डेट जरूर होना चाहिए कि कब सेल हुआ नहीं हुआ, क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो बता रहे, देखो क्या क्या इंपॉर्टेंट है। और बोल रहा है इट मस्ट कंटेन एन ऑर्डर टू पे सर्टेन सम ऑफ मनी, वहां लिखा हुआ होना चाहिए कितना पैसा देना है, ऐसा नहीं कि लगभग 500, ऐसा नहीं, 500 यानी 500। द प्रॉमिस टू पे मस्ट बी अनकंडीशनल, ऐसा नहीं होना चाहिए कि 500 रुपए देना है तो दो, नहीं देना है तो, मतलब अनकंडीशनल होगा, मतलब जो चीज खरीदे उसे कोई कंडीशन नहीं कि 500 रुपए आपको देने पड़ेंगे, अगर आपने ऐसा नहीं दिया तो कुछ दिन बाद आपको 600 देना पड़ेगा, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है, अनकंडीशनल होगा। मनी मस्ट बी पेबल टू डेफिनेट पर्सन और टू द ऑर्डर टू द बियरर, तो पैसा किसको देना है, जिसका नाम लिखा हुआ है उसको देना है, या फिर जिसको ऑर्डर दिया जाएगा। बियरर मतलब कौन है, बियर कौन कर रहा है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज मिस्टर है, मिस्टर है जिनको ऑर्डर देंगे उनको पे करना है। तो मैंने जो स्टोरी बताया उसके बाद तुम लोग कभी भी पढ़ोगे ये पूरा तुम लोग को समझ में आएगा। इट शुड बी प्रॉपर्ली स्टैम्प, एक स्टैम्प होना चाहिए। पेमेंट मस्ट बी इन लीगल करेंसी ऑफ द कंट्री, और पेमेंट कैसे होगा, अगर इंडिया में बन रहा है तो इंडिया का जो करेंसी यानी रुपीज है उसमें पे होना चाहिए, जिस देश में हो रहा है उस देश के हिसाब से, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक एग्जांपल भी दिया था, जैसे मैंने सपोज ए order B to pay 50,000 for 3 months after date and we accept this order by signing his name, then it will be a bills of exchange। जैसे मैंने तुम लोग को पूरा दिखाया। तो देखो यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना, वही चीज मैंने तुम लोग को देखो एक स्टोरी के साथ समझा दिया, ठीक है। अच्छा, अब देखो नेक्स्ट यहाँ पर टर्म ऑफ बिल क्या होता है। नॉर्मली टर्म ऑफ बिल कितना होता है, मतलब कितने दिन के लिए हम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करेंगे। तो ये छोटा छोटा चीज नोट कर लेना चाहिए, नॉट मोर देन 90 डेज, मतलब ऐसा जो क्रेडिट का सिस्टम है वो 90 डेज मैक्स टू मैक्स, कोई अगर 90 डेज का क्रेडिट चाहेगा या उससे कम तभी होता है, उससे ज्यादा होने से नहीं होता है। क्योंकि सोच के देखो, एक दुकानदार वो 90 डेज के लिए अपने प्रोडक्ट का क्रेडिट सेल कर सकता है, उससे ज्यादा भी करेगा तो ये तो उसके लिए लॉस है ना। तो बोल रहे हैं कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज आप ड्रॉ करो लेकिन 90 डेज का मैक्स टू मैक्स क्रेडिट पीरियड के लिए करो। ये कौन बता रहा है, ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में ही बताया गया है, ठीक है। अच्छा, अब देखो नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे ड्यू डेट ऑफ बिल। बिल का ड्यू डेट क्या होता है, बिल का ड्यू डेट मतलब होता है बिल एक्सपायर्ड डेट, ठीक है। जिस दिन बिल एक्सपायर्ड होगा उसको बोलेंगे ड्यू डेट ऑफ बिल। मतलब ये देखो एक एग्जांपल दिखाते, जैसे मान लो डेट ऑफ ड्रॉइंग्स एक होगा, डेट ऑफ ड्रॉइंग्स कब हो सकता है, जिस दिन बिल ड्रॉ किया जाता है। अब बिल ड्रॉ नॉर्मली कब होगा, जिस दिन परचेज हो रहा है, जिस दिन कस्टमर बोलेगा हम पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं ये वो, ठीक है, उसी दिन मान लेते होगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इन्होंने बोला ठीक है हम कल आपके ऊपर बिल ड्रॉ करेंगे, ऐसा भी हो सकता है। मतलब डेट ऑफ ड्रॉइंग्स तो एक हो सकता है कि डेट ऑफ ड्रॉइंग्स ये है। अब डेट ऑफ ड्रॉइंग्स मान लेते हैं 31 ऑफ जैन है, ठीक है, 31 ऑफ जैन 1999, ये मैंने एक एग्जांपल दिया डेट ऑफ ड्रॉइंग। अब एक टर्म भी होगा कि कितने दिन का ये बिल जो है ड्रॉ किया गया है, मान लेते हैं टर्म है 1 मंथ का, ठीक है, मतलब 1 मंथ बाद पेमेंट करना पड़ेगा। तो ड्यू डेट क्या होगा, ठीक है, मेरा क्वेश्चन ये है कि ड्यू डेट क्या होगा। ड्यू डेट होगा बिल एक्सपायर्ड डेट, तो एक्सपायर्ड कब होगा, 1 मंथ बाद। तो 1 मंथ बाद कौन सा डेट आएगा, ये देखो 31 जैन से लेके 31 ऑफ फेब तक होता है 1 मंथ, लेकिन 31 तो फेब का होता नहीं है,
फेब का या तो 28 होता है या तो 29 होता है। क्योंकि ये 1999 है तो फेब का क्या होगा, फेब का 28 ही होगा, क्योंकि 1999 इज नॉट लीप ईयर, तो ये 28 का फेब हो गया। तो ड्यू डेट कौन सा हो जाएगा, ड्यू डेट हो गया हम लोग का 28 का फेब। तो इसको बोलते हैं ड्यू डेट, ठीक है। ड्यू डेट का मतलब जिस दिन टर्म खत्म हो जाता है, ठीक है, जिस दिन टर्म खत्म हो जाता है इसे बोलेंगे ड्यू डेट। अब हम लोग यहाँ पर लिखते हैं डेज ऑफ ग्रेस। ये क्या होता है, देखो डेज ऑफ ग्रेस का, ग्रेस मतलब क्या, कुछ छूट देना, ठीक है। ग्रेस का मतलब तो नॉर्मली 3 डेज जो है, 3 डेज एक्सेप्ट बिल्स पेड ऑन अच्छा एक मिनट, इसको कैसे लिखवाएं, डेज ग्रेस डेज जो होता है ना ऐसे लिखते हैं, 3 डेज होता है। पहले ये लिख के दिखाते हैं तुम लोग को, ये देखो डेज ऑफ ग्रेस कितना होता है, 3 डेज होता है। अब ये कैसे होता है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं तब समझ में आएगा। मान लो डेट ऑफ ड्राइंग्स है किसी बिल का 31 Jan 1999, ठीक है। टर्म है 1 मंथ, ठीक है। तो इसका ड्यू डेट क्या होगा, अभी अभी मैंने निकाला भी था, इसका ड्यू डेट हो जाएगा 28 फेब, ठीक है, 28 फेब हो गया। अच्छा अगर हम लोग इसमें ग्रेस डेज ऐड करते हैं, ठीक है, अब इसमें ग्रेस कितना लगेगा, हमेशा ऑलवेज, चाहे कितना भी टर्म हो, 1 मंथ हो या 90 डेज हो या 3 मंथ्स हो, 3 मंथ मतलब भी 90 डेज, तो ग्रेस डेज यहाँ पर 3 डेज ऐड होगा। ये मतलब इम्प्लाइड है, लॉ में ही बताया गया है कि 3 दिन ग्रेस ऐड होता है, मतलब 28 को आपको पे करना है, लेकिन आपको और भी 3 दिन छूट देते जाइए, 3 दिन बाद दे दीजिएगा, ठीक है। तो ये और 3 दिन बाद दे सकते हैं। तो 28 फेब के बाद और 3 दिन ऐड करने से डेट जो आएगा 28 फेब, और उसके बाद 1 मार्च, 2 मार्च, 3 मार्च, ठीक है। ये जो 3 मार्च 1999 ये जो डेट आया, इस डेट को हम लोग बोलेंगे मैच्योरिटी डेट, ठीक है। इसको बोला जाता है मैच्योरिटी डेट। किसी किसी जगह पे तुम लोग को ये दिखेगा, ये लॉजिकल है इसीलिए मैंने बताया, किसी किसी जगह पे तुम लोग को दिखेगा कि ड्यू डेट को ही मैच्योरिटी डेट बोल दिया है, ठीक है। तो वो बात अलग है, बहुत सी जगह पे ये कर रहा है, लेकिन लॉजिकली अगर देखें तो ये होता है, ग्रेस डेज ऐड करने से हमारा आता है मैच्योरिटी डेट, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक बार लिखवा देते हैं कि मैच्योरिटी डेट का मतलब क्या होता है। मैच्योरिटी डेट का मतलब होता है ड्यू डेट प्लस ग्रेस डेज, जो कि फिक्स्ड है, 3 डेज ही होगा। इसको ऐसे मत सोचो कि 2 डेज होगा कि 1 डेज होगा कि 4 डेज होगा, ये नहीं होगा, 3 डेज ही होगा, ठीक है। 3 डेज ग्रेस डेज होता है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर और भी कुछ पॉइंट्स है, ठीक है, और भी कुछ पॉइंट्स है, ये हम लोग नेक्स्ट दिन ही करेंगे, आज इतना ही करते हैं कि ड्यू डेट ऑफ बिल क्या होता है, डेज ऑफ ग्रेस क्या होता है, मैच्योरिटी डेट क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट दिन बाकी इस पे हम लोग और भी डिस्कशन करेंगे, ठीक है। फिर आज इतना ही करते हैं, नेक्स्ट बिल्स ऑफ एक्सचेंज हमारा कंटिन्यू चलेगा।